नमस्कार। गलीनामा में आपका फिर से स्वागत है। एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम आम लोगों से जीवन के रोजमर्रा के मुद्दों पर खुलकर बात करते हैं। मैं आपका दोस्त भूपेश चाबा एक बार फिर से आपसे मुखातिब हूं। हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी हम खुश होते हैं तो कभी उदास। लेकिन क्या हो जब ये उदासी खत्म ही ना हो, जब रोजमर्रा के काम पहाड़ जैसे लगने लगे। अक्सर हम इसे सिर्फ मन का वहम कह के टाल देते हैं, लेकिन सच इससे कहीं गहरा हो सकता है, जिसे तलाशने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कई बार जो एक कॉमन मैन जो बाहर से बिल्कुल सामान्य मुस्कुराता हुआ और सफल दिखता है, वही अंदर से बहुत ही कठिन लड़ाई लड़ रहा होता है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो अभी भी एक सोशल टैबू है, जिसे लोग कभी डिस्कस नहीं करने से कतराते हैं। आज दुनिया में कितने लाखों लोग, करोड़ों लोग इससे चुपचाप जूझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मेंटल इलनेस, या कॉमन भाषा में जिसे हम डिप्रेशन बोलते हैं, अथवा अवसाद हिंदी में। जी हाँ, यही है हमारा आज का चर्चा का विषय, मेंटल इलनेस। आज हम उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो एक आम इंसान के मन में होते हैं, जैसे डिप्रेशन और सामान्य उदासी में क्या फर्क है, क्या दवाइयां लेना सुरक्षित है, और अगर हमारा कोई अपना इस दौर से गुजर रहा है और हम उसकी सही में मदद कैसे कर सकते हैं, इसके शुरुआती संकेत क्या होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, इससे बाहर निकलने के लिए मदद और उम्मीद कहाँ मिल सकती है। इन्हीं सवालों को समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सचिन मंगला, जो एक क्वालिफाइड न्यूरो साइकेट्रिस्ट हैं, जिसे हम हिंदी भाषा में मनोचिकित्सक कहते हैं। मुंबई से अपनी MBBS की डिग्री लेने के बाद इन्होंने सन 2016 में एम्स दिल्ली से MD साइकेट्री की डिग्री हासिल की। साइकेट्रिस्ट में अपने एम्स दिल्ली के 3 साल के कार्यकाल के बाद अब डॉक्टर सचिन मंगला ब्रेन ब्लॉसम क्लिनिक के माध्यम से डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ रहे लोगों के साथ पिछले 10 साल से लगातार काम कर रहे हैं। डॉक्टर सचिन हम इस बीमारी में के बारे में, इसके मेडिकल, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल पहलुओं के बारे में हमें बताएंगे और हमसे बात करेंगे। गलीनामा के इस एपिसोड में डॉक्टर सचिन मंगला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सचिन। धन्यवाद सर। मिस्टर चाबा, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपने एक ऐसा मुद्दा चुना है जो अक्सर लोग डिस्कस नहीं करते, जिसको अक्सर लोग गली में छुप छुपा के, फुसफुसा के डिस्कस करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आज के डिस्कशन से हमारी सामान्य जनता को बहुत लाभ होगा, उन्हें डायरेक्शन मिलेगी अपनी प्रॉब्लम को समझने के लिए और उसको ठीक करने के लिए। चलिए हम अपनी बातचीत की शुरुआत एक खुले मन से और संवेदनशील दिल के साथ करते हैं। हाँ जी, आपके अपने चैनल गलीनामा पर। डॉक्टर साहब, मुझे पहले ये बताइए कि MBBS करने के पश्चात आपने साइकेट्री को कैरियर के रूप में क्यों चुना? आपके अंदर ये भावना कैसे आई कि मैं साइकेट्री में MD करूं? हाँ जी, बहुत सटीक सवाल है, और ये सवाल मैं अक्सर काफ़ी मरीजों से या अपने रिश्तेदारों से सुनता हूँ, बिकॉज़ ये स्पेशलिटी अक्सर चुनी जाने वाली स्पेशलिटी नहीं है। लेकिन मैंने इसका निर्णय कहाँ, किस स्टेज पर लिया, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। हमारी MBBS की पढ़ाई के बाद हमारी 1 साल की इंटर्नशिप होती है, तो वहाँ पे हमको हर डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप करनी होती है। इंटर्नशिप एज इन काम करना होता है। तो जब हमारी साइकेट्री की इंटर्नशिप थी, तो वहाँ मैंने देखा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि एक ऐसी स्पेशलिटी है जहाँ पर बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके, बहुत कम खर्चे से मरीज को ठीक किया जा सकता है। और जो मरीज ठीक होता है वो बाकी स्पेशलिटी से या तो बिल्कुल अपाहिज नहीं होता या बहुत कम अपाहिज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी हार्ट अटैक के मरीज को बचाते हैं, आप ब्रेन स्ट्रोक के मरीज को बचाते हैं, आप एक्सीडेंट के मरीज को बचाते हैं, तो बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है। लेकिन जो मरीज बचता है वो पूरी तरह एबल्ड नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन साइकेट्री प्रॉब्लम ऐसी है, अगर आप
अच्छी तरह से मरीज का इलाज करते हैं, बातचीत करके इलाज करते हैं, आजकल मेडिसिन बहुत बढ़िया है, तो आप एक बिल्कुल फिट बंदे को निखार सकते हैं। सो मुझे ये लगा कि एक तो इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है फ्रॉम पेशेंट पर्सपेक्टिव, और दूसरा इसमें बहुत कम काम हुआ है। तो अगर मेरा कुछ थोड़ा बहुत काम इस क्षेत्र को आगे ले जा सकता है, इसी 2 कारणों की वजह से मैंने इसको चुना। डॉक्टर साहब, आपका मैं मानूंगा कि आपका एक बहुत ही ब्रेव स्टेप था, क्योंकि अगर हम आज से 15 साल पीछे जाएं, जब आपने इसको एज ए कैरियर चुना, उस समय बहुत कम प्रोफेशनल्स साइकेट्रिस्ट की तरफ जाते थे एज ए ब्रांच। हाँ जी। हम जितना मेरा तजुर्बा है इस फील्ड का, आपके फील्ड का, नॉर्मली आपकी एमडी में जब चॉइस आती है लेने के लिए, तो सबसे पहले लोग कार्डियोलॉजी इन सब चीज़ों में जाएंगे, साइकेट्रिस्ट बहुत नीचे के लेवल पे आती है। हाँ जी। पर डेफिनेटली आप फ्यूचर को देख पाए और आपने उसे चुना। सबसे बड़ा अच्छी बात क्या थी, आप सामाजिक जो एक ज़रूरत थी, जो एक्चुअली में बहुत बड़ी ज़रूरत थी, उसको पहचाना आप। हाँ जी। मैं कई बार मन में एक सवाल आते हैं कि जैसे एज ए कॉमन मैन, मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस, ये दोनों एक 2 अलग अलग टर्म्स हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस में क्या फ़र्क है, और मेंटल इलनेस की कुछ आगे भी कैटेगरीज होती हैं? देखिए, इसका ना मैं आपको समझाता हूँ, फिजिकल फिटनेस और फिजिकल इलनेस। फिजिकल फिटनेस के बहुत सारे मापदंड होते हैं। आप किसको फिजिकल फिट बोलोगे, किसको फिजिकली फिट बोलोगे? जो जिसका फेस ग्लो करता है, फेस चमकता है, जो बॉडी से फिट है, जिसका मसल मास प्रॉपर है, जिसको छोटे मोटे जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो अच्छे से दौड़ पाते हैं, अच्छे से एक्सरसाइज कर पाते हैं, जिनको बहुत इजीली थकान नहीं होती, दैट इज फिजिकल फिटनेस। और फिजिकल इलनेस, जब ये सारी चीज़ें मरीज नहीं कर पाता है, पेशेंट नहीं कर पाता, तो उसको फिजिकल इलनेस बोलते हैं। सिमिलरली मेंटल हेल्थ और मेंटल फिटनेस वो मानसिक अवस्था है जहाँ पर मरीज अपने विचारों को समझ पाता है, अब उसकी सोच या तर्क शक्ति बराबर रहती है, जो अपने इमोशंस को अच्छे से समझ पाता है, अपनी भावनाओं को समझ पाता है, अपने व्यवहार को नियंत्रण कर पाता है, अपने रिलेशनशिप्स को, अपने संबंधों को मैनेज कर पाता है अच्छे से, और उसकी प्रोडक्टिविटी वो फलदायी तरीके से काम कर पाता है, और इन सारी चीज़ों को करके वो समाज को एक अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट कर पाता है। दैट इज द फिजिकल मेंटल हेल्थ, गुड मेंटल हेल्थ। इसके भी स्पेक्ट्रम होते हैं। कोई किसी की मेंटल हेल्थ बहुत हाई होती है, आप देखेंगे उनको छोटे मोटे स्ट्रेस कोई परेशान नहीं करता। किसी की मेंटल हेल्थ बहुत पुअर होती है, बात पे ही इफेक्ट हो जाते हैं। जो छोटी छोटी बात पे इफेक्ट हो जाते हैं वो मेंटली इल नहीं है, बट उनकी मेंटल हेल्थ इज नॉट अप टू दैट लेवल। सो आज के जमाने में मेंटल इलनेस तो है ही। वी वांट पीपल, हम चाहते हैं कि लोग अपनी मेंटल फिटनेस को बढ़ाएं, अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करें, उसको इतना फिट करें कि छोटी मोटे जो तनावपूर्ण स्थिति होती हैं उनको उनसे वो परेशान ना हो। मेरा इसमें एक और सवाल था आपसे कि मेंटल इलनेस के भी आप कुछ कैटेगराइज करते हैं आगे? हाँ जी, देखो, मेंटल इलनेस कब बोलेंगे? अब 1-2 दिन के लिए उदास होना तो नॉर्मल है लाइफ। 1-2 दिन के लिए घबराहट होना वो नॉर्मल है। 1-2 दिन के लिए आपका मन बहुत आवेश में होना वो भी नॉर्मल है। 1-2 दिन के लिए आपके मन में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, या घंटे भर के लिए उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, ये भी बड़ा नॉर्मल है। लेकिन जब ये सारी चीजें बहुत लंबे समय के लिए चलें, मान लीजिए आपको बिना किसी कारण से, कोई बाहरी कारण भी नहीं है, लेकिन आपका मन अच्छा नहीं है, आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही है, आपका मूड अच्छा नहीं है, आप जो काम पहले कर पा रहे थे आप वो काम आप नहीं कर पा रहे हो, आपका लोगों से बात करने का मन नहीं है, दैट मीन्स अभी आप मेंटल इश्यूज से हट करके मेंटल इलनेस की कैटेगरी में आ गए हैं। और मेंटल इलनेस अगर हम देखें तो 2 तरीके की होती है। एक होती है कॉमन मेंटल इलनेस जो साधारण होती है, एक होती है सीवियर मेंटल इलनेस जो थोड़ी सी सीवियर होती है। कॉमन मेंटल इलनेस के जो लक्षण होते हैं वो नॉर्मली होते हैं, उदास होना, घबराहट होना, नींद नहीं आना, काम नहीं कर पाना, थकान महसूस होना। लेकिन सीवियर मेंटल इलनेस के सिम्टम सीवियर होते हैं, आउट ऑफ द नॉर्मल लेवल होते हैं। जैसे किसी को आवाजें सुनाई देना जिनका कोई सोर्स नहीं पता,
ठीक है, आवाज़ों में किसी को गाली सुनाई देना या उल्टी सीधी बातें सुनाई देना, ये चीज़ें दिखाई देना, या मन में बहुत उल्टे सीधे ख्याल आना, जैसे कि कहीं मैं भगवान के ऊपर थूक तो ना दूं, या भगवान को मैं कुछ उल्टी सीधी चीज़ ऑफर तो नहीं कर दूं, ठीक है, या फिर एक तरह का उन्माद आ जाना, बिल्कुल नींद नहीं आना, बड़ी बड़ी बातें करना, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना। तो ये सारे हमारे इन सारी बीमारियों को अलग अलग नाम दिया गया है, बट लेकिन ये सीवियर मेंटल इलनेस की कैटेगरी में आते हैं। डॉक्टर सचिन, नॉर्मली इन कॉमन पार्लेंस हम आम इंसानों में मेंटल इलनेस को हम दो चीज़ों से जानते हैं। मैं जानता हूँ कि मेंटल इलनेस में बहुत सारी डिजीज़ है, पर नॉर्मली जो दो जिनकी सबसे ज़्यादा बात की जाती है वो है डिप्रेशन और एंग्जाइटी। ये कॉमन डिसऑर्डर्स हैं जो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, लाइक आउट ऑफ लेट्स से 10 अगर टोटल है तो 5 to 6 यही दोनों हैं। लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया जैसी स्थितियां भी सुनने को मिलती हैं, हेलुसिनेशंस होती हैं, ओसीडी होता है, ऑटिज्म होता है, ये सभी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। तो इन सब की प्रकृति अलग अलग है, सभी के इलाज भी अलग अलग है। आपका इसके बारे में क्या हुआ है? देखिए, मेंटल इलनेस तो बहुत सारी हैं, बट जो मेजॉरिटी हैं, जो 50% हैं, वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी है। कॉमन पार्लेंस में मतलब आम भाषा में, आम नागरिकों की भाषा में हर मानसिक बीमारी को डिप्रेशन का नाम दिया जाता है। वो हर डिप्रेशन की मरीज डिप्रेशन में है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। 50% क्लोजली 50% डिप्रेशन और एंग्जाइटी से मरीज प्रेजेंट करता है। बाकी सिजोफ्रेनिया है जो जनरल पॉपुलेशन में 1% है। मतलब आप अगर कहीं 100 लोगों की गैदरिंग देख रहे हैं तो उसमें एक मरीज जो है जरूर सिजोफ्रेनिया से ग्रसित है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, वो जनरल पॉपुलेशन में 3% है, ठीक है। और 3% अगर टोटल पेशेंट्स 800 है, नो जनरल पॉपुलेशन, ओके, पेशेंट नो जनरल पॉपुलेशन, 3% हेल्दी पॉपुलेशन, जो सपोजिटली हेल्दी पॉपुलेशन है उसमें से 3%। 3, अगर आप कहीं 1000 लोगों की गैदरिंग देख रहे हैं 30 लोग उसमें ओसीडी से ग्रसित हैं। अनफॉर्चुनेटली वो दिखाई नहीं देता। डिप्रेशन फिर भी यू कैन मेक आउट बाय द फिजिकल एक्सपीरियंसेस, है ना, बट ओसीडी हो गया, सिजोफ्रेनिया हो गया, जिसमें डिल्यूजन होते हैं, मरीज बहुत अजीब तरह की सोच डिल्यूजन के चलते दिमाग के अंदर रखता है। तो जैसे सिजोफ्रेनिया 1% है, ओसीडी 3% है, बाइपोलर डिसऑर्डर भी 1 or 2% है इन जनरल पॉपुलेशन। ऑटिज्म आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है, उसके भी बहुत सारे कारण हैं। ADHD होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होता है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आजकल बच्चों में होते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर आजकल बच्चों में होते हैं। जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर आजकल बच्चों में होते हैं। एंड मोरओवर आज का जो समय चल रहा है इसमें बिहेवियरल एडिक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसमें गैम्बलिंग डिसऑर्डर है, इंटरनेट एडिक्शन है, गेमिंग डिसऑर्डर है। लेकिन जनरल भाषा में हर बीमारी को डिप्रेशन और एंग्जाइटी बोल दिया गया है। देखिए, अब मैं शुरू से शुरू करता हूँ एक बार। सपोज आज मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मुझे ये नहीं पता मुझे बाइपोलर है, मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंग्जाइटी है, मैं नहीं जानता, एज ए पेशेंट नहीं जानता। मुझे प्रॉब्लम है, मेरे को नींद नहीं आती है, मेरे को घबराहट होती है, तो मैं अपनी मानसिक स्थिति को लेकर बहुत कंफ्यूज हूँ। एज ए कॉमन मैन मैं बात कर रहा हूँ, एज ए पेशेंट, तो उसे समझ नहीं आता कि मैं किस एक्सपर्ट के पास जाऊँ। कुछ लोग बोलेंगे तू साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, कुछ बोलेंगे साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ, कुछ बोलेंगे नहीं नहीं वो वहाँ पे एक बाबा जी हैं, अब उनके पास चले जाओ। तो मुझे कैसे पता चलेगा मुझे कहाँ जाना है? एज ए कॉमन मैन मैं कैसे इसको जज करूँ कि मुझे किसके पास जाना है? क्या मैं साइकेट्रिस्ट का केस हूँ, क्या मैं साइकोलॉजिस्ट का केस हूँ, या मुझे कोई बाबा जी ठीक कर देंगे? फिर बाबा जी तो किसी को ठीक नहीं करते, वो बस आपके फेथ को, आपके विश्वास को हील करते हैं। बाबा जी का आजकल के बाबा जी भी थोड़े बदल गए हैं, वो भी आपको सही डायरेक्शन दिखाते हैं, जहाँ पर सिर्फ मरीज को सुन करके, कई बार क्या होता है कि सिर्फ मरीज को सुनने की जरूरत होती है, उनको बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ माइल्ड सी प्रॉब्लम होती है। तो सिर्फ मरीज को सुनना है, सुनने की प्रोसेस को हम कैथारसिस बोलते हैं, जहाँ पर अंदर के इमोशंस बस बाहर आ जाते हैं, जो पेंट अप इमोशन, मतलब जो दबे हुए इमोशंस होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, मरीज ठीक हो जाता है, उसमें ना किसी दवाई की जरूरत होती है। तो वो तो किसी बाबा जी के पास भी ठीक हो सकता है। वो किसी आपको काट रहा हूँ बीच में से। हाँ जी, जो आपने ये बात बोली
और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं हाँ हाँ, उनके और इस रोल में क्या फर्क है? वहाँ जो पे भी आपने ये बात बोली और हाँ। साइकोलॉजिस्ट के रोल में क्या कितना फर्क है? साइकोलॉजिस्ट भी यही काम करते हैं। कैथारसिस, देखो पुराने ज़माने में जब संगठित फैमिली होती थी, हाँ जी, मतलब जॉइंट फैमिली होती थी, तो वहाँ पर आपका आपके जो सामाजिक संबंध है वो बहुत अच्छे होते थे। आपकी बुआ जी से अच्छी बनती है, आपकी ताई जी से अच्छी बनती है, या आपकी कजिन सिस्टर से अच्छी बनती है, तो वहाँ पे कैथारसिस हो जाता था। हाँ। आपको मम्मी पे गुस्सा आ रहा है, आपने ताई बुआ जी को जाके बोल दिया, ताई जी को बस बोल दिया, बस वो हो गया, आपने वहाँ जाके बोल दिया, तो वो कैथारसिस हो गया, मरीज वहीं ठीक हो गया। ठीक हो गया। वो बीमारी बनी ही नहीं, एक्चुअली वो बीमारी बनी ही नहीं। औरतों में क्या होता है, जब ये इमोशन पेंटअप होते हैं तो वो डिसोशिएट करने लगते हैं। डिसोशिएट से मेरा मतलब ये है कि उनको झूठ-मूठ के दौरे पड़ने लगते हैं, वो बेहोश हो जाती हैं, या उनको दिखाई नहीं देता, या उनको सुनाई नहीं देता, या उनके हाथ पैरों की ताकत चली जाती है। आप सारे टेस्ट कराते हो, बस ठीक नॉर्मल नहीं आते होता। हैं। फिर इनको लगता है मरीजों को कि ये तो ऊपरी चक्कर है। हाँ। जब इलाज में कुछ आ ही नहीं रहा है आ तो ही ये ऊपरी नहीं रहा है, चक्कर जब है, टेस्ट में कुछ भी नहीं आ रहा तो हाँ। ऊपरी चक्कर तो है। फिर वो बाबा जी के पास जाते हैं। फेथ जो जिसे आप फेथ हीलर्स बोलते हैं। फेथ हीलर, हाँ जी। बाबा जी कुछ नहीं करते, बस हाँ। उनको सुनते हैं, उनको अटेंशन देते हैं, उनको अटेंशन देते हैं। तो जो कहीं नहीं हुआ, किसी भी फिजिशियन के पास नहीं हुआ, वो बाबा जी के पास जाके हो जाता है। अगर होने वाला होता है तो वहाँ ठीक हो जाता है। कई बार साइकोलॉजी से ठीक हो जाता है, और कई बार उसकी लेकिन अगर मतलब मैं जो समझता हूँ कि जो भी ये मेंटल डिसऑर्डर्स है, एक तो आपके ये एक एज ए डिजीज भी है, मैं मानता हूँ। बिल्कुल ये तो डिसीज है। आपको अगर आप ये एक डिजीज है तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास ही जाना होगा। यस, वहाँ पे ना साइकोलॉजिस्ट कुछ कर पाएगा, ना वो जो आपके बाबा जी हैं वो कुछ कर पाएंगे, क्योंकि वो एक Actually- मेडिकल कंडीशन हो चुकी है। ये ना एक्चुअली टीम है, यहाँ पे चॉइस नहीं है। फॉर एग्जांपल आपकी हड्डी टूट गई तो आप ये थोड़ा ना बोलोगे कि जी मुझे जो प्लास्टर चढ़ाता है सिर्फ उसके पास जाना है, या जो फिजियोथेरेपिस्ट है मैं किसके पास जाऊँ, मैं प्लास्टर वाले के पास जाऊँ या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाऊँ? आपको तो टीम के पास जाना है। टीम के पास जाना। डॉक्टर अपना काम करेगा, प्लास्टर वाला फिजियोथेरेपिस्ट वाला अपना काम अपना करेगा, काम प्लास्टर करेगा। अपना काम करेगा। सो ये एक्चुअली ये टीम है हाँ। जिसमें साइकोलॉजिस्ट भी हैं, साइकियाट्रिस्ट भी हैं, इनफैक्ट फेथ हीलर भी हैं, जो नेचुरोपैथी करते हैं वो भी हैं, और अलाइड साइंसेज हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, बहुत सारे मतलब सारे लोग अपना अपना रोल अदा करते हैं। अब आपने पूछा कि कहाँ जाना चाहिए। अगर मरीज को ये शंका है कि उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं से मेरा मतलब ये है कि उसको नींद अच्छे से नहीं आ रही है, वो खुश नहीं है, वो चिड़चिड़ा महसूस कर रहा है, उसका काम पे जाने का मन नहीं है, उसका नहाने का मन नहीं है, उसका पार्टीज में जाने का, जो वो अक्सर करता है, एंजॉय नहीं कर रहा हाँ, कुछ भी लाइफ। तो उसे लग रहा है। एआई का जमाना है, लोग गूगल करते हैं, समझ जाते हैं कि हाँ समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाना चाहिए, अच्छा, एटलीस्ट जो एमबीबीएस हो, जो आपकी बात को सुने, वो आपको कैटेगराइज करेगा कि आपको ये वाला प्रॉब्लम है, आपको वहां जाना चाहिए, वहां से रेफर होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये होता नहीं है, इंडिया में ये नहीं होता है। तो दूसरा इसमें एक बात और है, क्योंकि जितनी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है वो किसी बाहरी तनाव से ही होती है, ऐसा नहीं है। अक्सर मरीज ये सोचते हैं कि बाहरी कोई तनाव होगा तभी मुझे डिप्रेशन होगा। डिप्रेशन अंदरूनी प्रॉब्लम की वजह से भी होता है, जिसको हम एंडोजीनियस डिप्रेशन बोलते हैं। ये अंदरूनी प्रॉब्लम जैसे अंदरूनी प्रॉब्लम मेडिकल प्रॉब्लम जैसे हार्मोनल प्रॉब्लम हो गया, जैसे थायराइड का प्रॉब्लम हो गया, विटामिन डेफिशिएंसी हो गया, इंटरनल कोई इन्फ्लेमेशन चल रहा है बॉडी के अंदर, उसकी वजह से हो गया, जेनेटिक्स की वजह से हो गया, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सो अगर आप साइकियाट्रिस्ट को दिखाते हो तो वो एंगल आपका करेक्ट हो जाता है। लेकिन आप साइकोलॉजिस्ट को दिखाते हो, वो एंगल, मान लीजिए मरीज को कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम है ही नहीं, जो कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर में होता है। डिप्रेसिव डिसऑर्डर की डेफिनेशन यही होती है कि जब ये सारे सिम्टम हो रहे हैं डिप्रेशन वाले, लेकिन बाहर कोई तनाव नहीं है ना, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो वहाँ साइकियाट्रिस्ट ही हेल्प करेगा, साइकोलॉजिस्ट हेल्प, प्योरली साइकोलॉजी हेल्प नहीं कर सकता। अच्छा, कहाँ पे प्योर साइकोलॉजी हेल्प कर सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। प्योर साइकोलॉजिस्ट कहाँ पे हेल्प कर सकते हैं, जैसे किसी को पर्सनैलिटी प्रॉब्लम है, ठीक है, उस किसी से दोस्त बहुत जल्दी बनते हैं, बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं, है ना। किसी से कोई दोस्ती मेंटेन कर लेता है, कोई नहीं कर पाता है। कोई किसी ने एक बार बर्थडे विश नहीं किया किसी को, तो उसके लिए वो, हाँ जी, उसके लिए वो वर्स्ट पर्सन हो गया अर्थ के ऊपर। तो ये सारे पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं। तो इस केस में साइकियाट्रिस्ट का कोई बहुत ज्यादा काम नहीं है, इस प्राइमरी दी साइकोलॉजिस्ट जो उनको समझा सकती है। ईटिंग डिसऑर्डर में जैसे साइकोलॉजिस्ट का बहुत अच्छा रोल होता है।
जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर में या सेक्सुअल डिसऑर्डर में साइकोलॉजिस्ट का बहुत रोल होता है, जहाँ पर एक्सपेक्टेशन सेटिंग की जाती है। अगर आप बोलें सीवियर मेंटल इलनेस, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, सिजोफ्रेनिया हो गया, ओसीडी हो गया, यहाँ तो साइकोलॉजिस्ट का माइनर सा रोल है, जहाँ पर वो पेशेंट के फैमिली मेंबर को, पेशेंट को थोड़ा सा काउंसिल कर सकते हैं। अदरवाइज साइकोलॉजिस्ट का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। कॉमन मेंटल इलनेस जो थोड़ी माइल्ड है, बहुत कम लेवल की है, जहाँ पे सिर्फ कैथारसिस की जरूरत है, वो साइकोलॉजिस्ट कर सकते हैं। मैं एक बेसिक सा सवाल पूछूंगा, बहुत लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सीधे शब्दों में समझाइएगा, एंजाइटी और डिप्रेशन इन दोनों में क्या फर्क है? अच्छा, तो ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है, मैं जो समझता हूँ, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा बेशक से। एंजाइटी में आपको कुछ घबराहट होती है, तो डिप्रेशन में आप लो मूड्स में रहते हो, आप घबराहट नहीं होती। मैं जो बता रहा हूँ, आप करेक्ट कीजिएगा मुझे। एंजाइटी में आपको घबराहट होती है, आपको डर लगता है, मैं बाहर निकलूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, मेरा बच्चा बाहर गया हुआ है, उसको कोई गाड़ी वाला मार जाएगा, उसकी से लड़ाई हो जाएगी, ये एंजाइटी है आपकी, लाइफ की एंजाइटी। और डिप्रेशन वो है कि आपका लो मूड रहता है, या आपको कुछ करने का मन नहीं करता है, या आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, आपको खाना भी अच्छा नहीं लगता है, आपको पार्टी करना अच्छा नहीं लगता। ये जो मैं समझता हूँ, आप मुझे करेक्ट कीजिए और थोड़ा इस पर और बताइए। या एक्जेक्टली डिप्रेशन यही है और एंजाइटी भी यही है जो आपने बताया है। एंजाइटी में मरीज भविष्य में जीता है, जैसा आपने बताया, बच्चे बाहर गए हैं, अभी तक नहीं आए, कुछ हो गया तो मैं बाहर जाऊंगा, छत से गिर गया तो ठीक है, बच्चे फेल हो गए तो क्या होगा, मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा, मैं फ्लाइट से जाऊंगा, फ्लाइट क्रैश हो गई तो क्या होगा। ये एंजाइटी है। पेशेंट की जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, वो भविष्य में चले गए, भविष्य में कुछ बैड हैपनिंग का चला गया, ठीक है, वो एंजाइटी है। डिप्रेशन में क्या होता है, पेशेंट पास्ट में जीता है, मैंने तो ये भी नहीं किया, मैंने तो वो करना चाहिए था, मेरे से तो वो भी नहीं हुआ, ठीक है, मैंने तो बच्चों के लिए मुझे ये करना चाहिए था, मैंने तो बच्चों के लिए ये भी नहीं किया, मैं तो अच्छा फादर भी नहीं हूँ, मैं तो अच्छी मदर भी नहीं हूँ, मैं तो घर वालों पे बोझ बन गई हूँ, मुझे तो जीने का अधिकार ही नहीं है, मेरा तो कुछ ही नहीं हो सकता, भगवान ने मुझे उठा लेना चाहिए। तो पास्ट सारी चीजें पास्ट। एंजाइटी में फ्यूचर में, बट मोस्टली देखा गया है ये मिक्स्ड फॉर्म में ही होते हैं। मिक्स्ड फॉर्म मतलब कुछ मरीजों को 80% डिप्रेशन होता है, कुछ मरीजों को 90% एंजाइटी होती है, डिप्रेशन कुछ नहीं होता। बट मोस्टली जैसे जैसे पेशेंट की एज बढ़ती है, लाइक 50+, 60+, वहाँ पे दोनों चीजें मोस्टली मिक्स्ड ही मिलती है, जिसको हम मिक्स्ड एंजाइटी एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं। जैसे एंजाइटी है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, वो क्या आपका उससे हार्ट रेट भी बढ़ जाता है? यस, बढ़ जाता है। एंजाइटी में देखो, ये भी एक बड़ा क्रूशियल फैक्टर है, मैं आपको बताता हूँ कि जितनी भी मानसिक प्रॉब्लम होती हैं, उनके लक्षण तो शरीर में ही आते हैं। तो मरीज को ये दिक्कत होती है कि ये मानसिक प्रॉब्लम है या शारीरिक दिक्कत है। अब किसी को एंजाइटी होगी तो दिल की धड़कन बढ़ेगी, मुंह सूखेगा, बार बार पेशाब आएगा, हाथ पैर कांपेंगे, दिल की धड़कन बढ़ेगी, एसिडिटी होगी। यार ये तो कुछ और प्रॉब्लम है, एक्चुअली में नहीं है, एक्चुअली में कुछ नहीं है। किसी को अगर बहुत बार पेशाब आ रहा है तो वो यूरोलॉजिस्ट के पास जाएगा, किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है एंजाइटी की वजह से तो वो गैस्ट्रो के पास जाएगा, किसी को हार्ट रेट की प्रॉब्लम हो रही है तो वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा, लेकिन एक्चुअल रीजन कहीं और लाई डॉक्टर साहब, आपके पास जैसे पेशेंट्स होते हैं ना, अभी भी एक टैबू है। यस, लोग कहते हैं अच्छा साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है, तू पागल है, तो ऐसे वर्ड यूज किया जाता है। यस। तो लोग क्या करते हैं, जाते ही नहीं। हाँ जी, पर जो लोग हिम्मत करके जाते हैं, आज हिम्मत कर रहे हैं लोग, मैं मानता हूँ, तो इसमें बहुत बड़ा एक रोल है हमारे कुछ रोल मॉडल्स का भी, जिन्होंने आगे आके इसको प्रमोट किया कि आप बोलो, ये भी एक डिजीज है, इसके बारे में बोलो। दिस इज लाइक एनी अदर डिजीज, लाइक डायबिटीज और लाइक थायराइड, ये भी उसी तरह का डिजीज है। यस, छुपाओ मत इसे। यस। जब पेशेंट आपके पास आता है, बहुत हिम्मत करके आता है वो आपके पास, तो आपसे कैसे कंफर्टेबल करते हो? पहले कुछ तो आप बात करते हो ना, कंफर्टेबल हो जाए पहले। हाँ जी, ताकि नेक्स्ट टाइम आए, इलाज पूरा करे। आप कैसे करते हो कंफर्टेबल से? ये बहुत सटीक सवाल है। सबसे पहले तो मैं स्टिग्मा के ऊपर बात करता हूँ, ठीक है। जैसा कि मैं शुरू से सोचता था और जैसा मैंने प्रैक्टिस में देखा है, मरीज को स्टिग्मा से फर्क नहीं पड़ता। ज्यादातर मरीजों को स्टिग्मा से फर्क नहीं पड़ता। मरीज का तो बस ये है कि उनको ठीक होना है, कैसे भी वो ठीक हो जाए। अब इतने हमारे पास बुजुर्ग पेशेंट आते हैं जो 2 साल से ठीक नहीं हो रहे हैं, 3 साल से ठीक नहीं हो रहे हैं, ठीक है, और
कई बार आज की जो जनरेशन है, आज की जो यंग बच्चों की जनरेशन है, वो ये रिसर्च बना के इंफॉर्मेशन इंटरनेट से गैदर करके वो डिसाइड करते हैं, वो रेफरेंस निकालते हैं। मतलब मरीज पहले मेरे को ये बड़ा सरप्राइज करता है, मेरे को बच्चे प्रमोट करते हैं हाँ, कि आप जाओ, आप वो लेके आते हैं, गूगल से देख करके लेके आएंगे। एक हमारी साइकेट्री में होता है पाथ टू केयर, कि मरीज आपकी केयर में आया कैसे, किसी डॉक्टर ने रेफर किया या किसी रिलेटिव ने रेफर किया या खुद से उसका इनिशिएटिव आया। तो आजकल के बच्चे खुद से, कोई फिजिशियन उनको रेफर नहीं करता, खुद लेके आते हैं। हाँ, फिजिशियन के मन में भी वो हिच होती है कि अगर हम इनको रेफर करेंगे तो वो फिजिशियन को ही डांट देंगे कि क्या मैं उनको पागल लगता हूँ कि मेरे को साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों भेज रहे हैं। तो वो उस हिच के चलते वो रेफर नहीं करते। लेकिन आज की यंग जनरेशन रिसर्च करती है, देखती है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को, हमारे पेरेंट्स को ये वाला प्रॉब्लम है, वो लेके आते हैं एंड बिलीव मी उनको रिमार्केबल रिजल्ट आते हैं, जो मरीज 2-3, और वही हमें उत्साहित करता है। वो हमारा जो, वैसे आपने जो बात बोली तो मैं आपसे बोलूँगा और मैं खुद भी करूँगा, हमें अपनी इस जनरेशन के लिए जो इतने बड़े स्टेप्स ले रही है, थम्स अप करना चाहिए, उनके लिए क्लैप करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। कि ये लोग ऐसे कर रहे हैं, बच्चे आगे आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और रही स्टिग्मा की बात, देखो स्टिग्मा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, और इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा चुके हैं जिससे स्टिग्मा कम हो। पुराने ज़माने में क्या होता था, मरीजों का इलाज उतना नहीं होता था, जो बहुत सीवियर रूप से गंभीर होते थे, जिनको बहुत गंभीर बीमारी होती थी, उन्हीं का इलाज होता था। और उनका भी इलाज कब होता था, जब वो खुद के लिए हिंसक हो जाते थे या समाज के लिए हिंसक हो जाते थे, तब लोग उनको लेके जाते थे। तो क्या हो गया, धीरे धीरे ये हो गया कि साइकियाट्रिस्ट के पास तो हिंसक लोग ही जाते हैं, और जो भी जाएगा वो भर्ती होगा। और उस समय असाइलम प्रैक्टिस होती थी, ठीक है, और उन लोगों की दवाइयां भी ज्यादा चलती थी और उनका ट्रीटमेंट भी लंबा चलता था। तो ये सारी चीजें उस जमाने से चली हुई आ रही हैं, जहाँ पर ये था कि साइकियाट्रिस्ट के पास गए मतलब आप हिंसक हो, हिंसक मतलब आप पागल हो, आपको अच्छे बुरे की समझ नहीं है, आपको भर्ती कर दिया जाएगा, आपको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाएगा, आपकी जीवन भर दवाइयां आपको खानी पड़ेंगी और आप समाज से एक तरह से निष्कासित हो जाओगे। लेकिन इसी चीज को कम करने के लिए सरकार ने आज से नहीं, बहुत पहले से ही असाइलम प्रैक्टिस बिल्कुल बंद कर दी। पहले आपका साइकियाट्री हॉस्पिटल बिल्कुल अलग होता था, सिटी से ही अलग होता था, ठीक है। आजकल साइकियाट्री हॉस्पिटल, यस, अब जनरल हॉस्पिटल साइकियाट्रिक यूनिट होती हैं, जिस हॉस्पिटल में सारे वार्ड हैं उसी हॉस्पिटल में साइकियाट्री वार्ड होता है, ठीक है। और अब मेडिसिन में भी बहुत एडवांसमेंट हो गई है और ट्रीटमेंट भी बहुत अर्ली स्टेज पे हो जाता है, बहुत अर्ली स्टेज पे हो जाता है, तो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए दवाइयाँ चलती हैं। और डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल था आपसे कि पेशेंट साइकियाट्रिस्ट के पास जाने में झिझकता है, उसके मन में एक शंका होती है, बहुत डर होता है मन में, यार मैं जाऊंगा, मेरे से पता नहीं कैसे सवाल पूछेंगे, वो ऐसा सोचेंगे कि यार ये कैसा इंसान है, मेरे को जज करेंगे, मेरी पर्सनैलिटी को जज करेंगे, मैं नहीं जा सकता इस तरह से। उनके मन में शंका होती है, ये वाली बहुत घबराहट होती है। तो आपके जैसे पेशेंट आते होंगे, तो आप उन्हें कैसे कंफर्टेबल करते हैं और आपका क्या एक्सपीरियंस है इस पे? यस, क्योंकि कई बार मरीज के जो लक्षण होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत सेंसिटिव। मान लीजिए किसी को अपने पेरेंट्स के लिए उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं, मान लीजिए किसी रिलीजियस पर्सन को भगवान के लिए विचार आ रहे हैं, या मान लीजिए एक मदर को अपने बच्चे के लिए उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं, तो बड़े सेंसिटिव होते हैं। लेकिन जब मरीज बैठता है हमारे पास, हमसे एक दो बातें बोलता है, वो लीड थ्रो करता है, तो हम उसको, उसके दिमाग में जो चल रहा होता है उसको उसी के सामने परोस देते हैं, ठीक है। तो मरीज कंफर्टेबल हो जाता है कि हाँ कुछ ऐसा ही आता है, कुछ ऐसा ही आता है। और फिर जब 15-20 मिनट के सेशन के बाद, मैंने काफ़ी मरीजों को जो जिनके मैटर बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो 15-20 मिनट के सेशन के बाद बोलते हैं, अच्छा डॉक्टर साहब इतना ही आसान था क्या, इतना मतलब ये सब करने के लिए मैं कम से कम 5-6 बार तो यहाँ क्लिनिक पे आने के बाद मैं लौट गया। 1-2 बार तो मैंने कंसल्टेशन भी पे कर दी, फिर मैंने रिफंड लगा के मैं लौट गया, और ट्रीटमेंट के बाद ये इतना आसान था क्या। फालतू में लोग ऐसा बोलते हैं कि वहाँ जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ये वो, तो ऐसा नहीं है। उनको, उन मरीजों को एक्चुअली ऐसा ही एक कान चाहिए, ऐसा ही एक दिमाग चाहिए जो उनकी परिस्थिति को अनबाइस्ड तरीके से समझे और उनको थेरेपी दे, उनको ट्रीटमेंट दे। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिलता, अनफॉर्चुनेटली उनको वो नहीं मिलता।
लेकिन जब उनका समय आता है ठीक होने का तो वो हिम्मत गैदर करते हैं, करके वो आ ही जाते आ हैं ही और ठीक हो जाते जाते हैं। वैसे डॉक्टर साहब मैं ये मानता हूँ कि कोई भी ब्रांच हो मेडिसिन की, साइकेट्रिस्ट हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट वाला जो बेंट ऑफ माइंड है थोड़ा सा, वो हर डॉक्टर में होता है, यस, होना ही है। होना ही है। क्योंकि पेशेंट आपके साथ कितना कंफर्टेबल होता है आके, वो आधा तो उसी से ही ठीक होता ठीक है। हो जाता है। अब एक और बात है डॉक्टर साहब कि पेशेंट आपके पास आते हुए, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हुए उनके मन में घबराहट होती है 3-4 और। पहली कि उनको लगता है कि वो जो मेडिसिन देंगे साइकेट्रिस्ट की, वो ब्रेन की मेडिसिन है, तो मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा सब मानते हैं कि सब कुछ ब्रेन से रिलेटेड है, तो मुझे और एलाइड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। दूसरा ये भी कुछ लोग मानते हैं कि जो साइकेट्रिस्ट मेडिसिन है, मेंटल इलनेस की जो मेडिसिन है, ये बहुत लंबा चलती है और इनका असर बहुत मुश्किल से होता है, हमें तो बहुत लंबा इलाज करना पड़ेगा। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? पहला कि दवाइयों से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, दूसरा कि बहुत लंबा चलती है, ठीक होना मुश्किल होता है। अच्छा, मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ कि हर मेडिकल स्पेशलिस्ट में एक साइकोलॉजी वाला एंगल होता है। तो एक बार हमारे प्रोफेसर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मेडिकल प्रोफेशनल बनना तो बहुत आसान है, आप मेडिकल कॉलेज जाओ, डिग्री अर्जित करो, लेकिन क्लिनिशियन बनना बहुत मुश्किल है। क्लिनिशियन, चिकित्सक बनना बहुत मुश्किल है। चिकित्सक में एक पर्सनल टच आना चाहिए। जैसे कई बार लोग बोलते हैं, डॉक्टर साहब हम तो आपसे बात करके ही ठीक हो जाते हैं। ऐसा नहीं, हमने कोई मिरेकल कर दिया या कुछ ऐसा कर दिया, बस हमने उनकी बातों को सुन लिया और एक जेन्युइन एडवाइस दी थी, उससे ही मरीज ठीक हो गया। देखो, साइकेट्री मेडिसिन ही नहीं, कोई भी मेडिसिन लंबे समय के लिए लेना मुश्किल होता है। जैसे अब कैंसर वाली मेडिसिन होती हैं, वो भी लंबी चलती हैं, लाइफ लॉन्ग चलती हैं, वो लेना भी मुश्किल होता है। डायबिटीज की मेडिसिन भी लंबी चलती हैं, वो लेना भी मुश्किल होता है। सो साइकेट्रिक मेडिसिन अगर लंबी चलती हैं तो उनको भी लेना मुश्किल होता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, ये बड़ा स्वाभाविक बात है। ये कोई साइकेट्रिस्ट स्पेसिफिक नहीं है, साइकेट्रिस्ट स्पेसिफिक किसी भी मेडिकल स्पेशलिटी के साथ रहेगा। जैसे मेरे से तो मतलब कभी विटामिन D3 का भी कोर्स पूरा नहीं हुआ, बल्कि मैं तो अचंभित रहता हूँ कि मरीज कैसे इतने लंबे समय के लिए दवाई खा लेता है। पर्सनली मेरे से 4 हफ्ते में 4 गोली का कोर्स कभी पूरा नहीं हुआ। अभी किसी कारण से वो मैंने पूरा किया। तो मरीज का भी अपना एक हार्ड वर्क होता है कि उसको ठीक होने के लिए वो लंबे समय के लिए दवाई लेनी पड़ती है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, जैसा मैंने बोला कि दवाइयाँ सालों साल चलती हैं, जीवन भर चलती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको बड़ा एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। डिप्रेशन की दवाइयाँ 1 साल चलती हैं ऑन एवरेज 1 साल लेनी चाहिए। मतलब मरीज को आज एपिसोड हुआ, 1 साल के बाद दवाई बंद हो जाएगी, ठीक है। एंग्जाइटी की दवाई 1 साल चलती है, ठीक है। सिजोफ्रेनिया की दवाई 2 साल चलती है, फर्स्ट एपिसोड 2 इयर्स। ओसीडी की दवाई 2 साल चलती, जीवन भर नहीं चलती। ये एक मिथ है जो पुराने टाइम से चला आ रहा है, जब मरीजों की बीमारी बहुत सीवियर हुआ करती थी, ठीक है। अभी ऐसा नहीं रही। साइड इफेक्ट वाली बात, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जैसे डायबिटीज की मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, जैसे हाइपरटेंशन की दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है, जैसे कैंसर की दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है, उनके कंपैरिजन में साइकियाट्रिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता। 2 और 3 ही मेन साइड इफेक्ट होते हैं, जिनमें से जो कॉमनेस्ट होता है, जो मरीज को बहुत खलता है, वो वेट गेन होता है, मरीज का वजन बढ़ना। उनको भूख ज्यादा लगती है तो वो बहुत ज्यादा खाते हैं, तो जिसकी वजह से उनका वजन बढ़ जाता है। ये मेन साइड इफेक्ट होता है, और कुछ सेक्सुअल साइड इफेक्ट होते हैं। ये दोनों थोड़े से सेंसिटिव इश्यू होते हैं, इसीलिए मरीजों को दवाइयों से थोड़ी सी झिझक रहती है। जैसे आपने बोला कुछ चीजों में सेक्सुअल साइड इफेक्ट, ऐसे कई उसमें होते हैं। हाँ जी, प्रोस्टेट में होते हैं, हर चीज में होते हैं। तो इसको सिंगल आउट क्यों कर लेते हैं मेंटल? ये पुराने जमाने से चला आ रहा है। लेकिन आपने बोला कि हम कैसे मरीज को बेसिकली साइको एजुकेट करते हैं। आजकल का जमाना एक्चुअली इसलिए बहुत बढ़िया है कि सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मैंने कुछ बताया तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी मेरे मन में आया जो बोल दिया मैंने कुछ बोला, वो मरीज गूगल करेगा, चेक करेगा, रिव्यू कर लेगा कि क्या है, क्या दवाई देनी है। और सबसे अच्छी बात, ये जो भी साइड इफेक्ट होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। जब दवाई कम होती है वो चले जाते हैं। आपको क्या लगता है, कोई भी मेंटल इलनेस का पेशेंट है, वो आपके पास आता है, आपके साथ वो कंफर्टेबल हो जाता है, उसको लगता है नहीं यार इतना बड़ा नहीं था ये पहली बात। तो आपको क्या लगता है, जैसे आपने बोला डिप्रेशन की दवाई 1 साल चलती है,
मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल में अगर पेशेंट ठीक होता है, उसमें दवाइयों के अलावा पेशेंट की अपनी विल पावर और आपके साथ उसका जो कॉन्फिडेंस बनता है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, यस अलॉन्ग विद द मेडिसिन। यस यस आपकी क्योंकि मेडिसिन और एंजाइटी, जैसे आप बोलते हो कि ओवरलैपिंग है, तो अब एंजाइटी कैसे खत्म होगी, तो आपकी अपनी विल पावर भी होती है। यस जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे एक्सरसाइज बहुत अंडररेटेड एंटी डिप्रेसेंट है। हमारे इंडिया में तो वो कल्चर ही नहीं है, ठीक है। लोग डिप्रेशन की अवस्था में दारू तो पी लेंगे, सिगरेट तो पी लेंगे, शायद अच्छा लगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो मैं बोलता हूँ दी, अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल लेते हो, अच्छी नींद लेते हो, अच्छी एक्सरसाइज करते हो, तो आपको डायबिटीज भी नहीं होगा। लेकिन अगर एक बार डायबिटीज हो गया, फिर तो दवाई खानी पड़ेगी। और साथ के साथ एक्सरसाइज भी करोगे, नींद अच्छी रखोगे और स्ट्रेस कम लोगे, तो डायबिटीज का कंट्रोल बढ़िया होगा। सिमिलरली अगर एक बार डिप्रेशन हो गया, तो दवाई तो खानी चाहिए, है ना। बिकॉज डिप्रेशन किस हद तक पहुंच जाएगा, कितना उसका साइकोसोशल डिस्फंक्शन रहेगा, वो नहीं पता। तो दवाई तो खानी चाहिए। एक बार डिप्रेशन ठीक हो गया, फिर आप मस्त एक्सरसाइज करो, मस्त स्लीप लो, स्ट्रेस से दूर रहो, लाइफस्टाइल करो, नहीं होगा दोबारा। पर लोग वो नहीं करते, दवाई भी नहीं लेनी, मेहनत भी नहीं करनी, तो ये संभव नहीं हो सकता, ये संभव नहीं। और कुछ लोग करते हैं, यू कांट बिलीव, मतलब आपको भरोसा नहीं होगा। ऐसा एग्जांपल दो डॉक्टर साहब, आपके उसको ऐसा पेशेंट आया जो आपको लगा होगा उसमें रिमार्केबल चेंज आ गया विद हिज विल पावर। सी मेरा काफी सारे पेशेंट हैं, बट एक पेशेंट का मेरे दिमाग में आ रहा है। ये पेशेंट बहुत मतलब फ्रॉम हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का पेशेंट था और बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, मतलब काम धंधा सब छोड़ चुका था, घर के अंदर था। और उसने बल्कि बैंक में ऑफिसर था वो, और उसका डिप्रेशन इस लेवल पे पहुंच गया था कि उसने जॉब से रिजाइन कर दिया, अपनी अच्छी खासी मैनेजर की जॉब से रिजाइन कर दिया था। उसके बाद वो आया था, SBI बैंक में था। तो जिस दिन वो फर्स्ट टाइम मेरे पास आया, तो दवाई के साथ साथ मैंने उसको बोला कि यू मस्ट टेक दिस रेजिग्नेशन बैक। सबसे पहले वो रेजिग्नेशन आप ले लो, ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स नहीं होगा, ठीक है। उसने रेजिग्नेशन वापस लेने की कोशिश करी, लेकिन उसका रेजिग्नेशन वापस नहीं हुआ। लेकिन 1 महीने के अंदर जब उसका डिप्रेशन ठीक हो गया, तो उसके अंदर इतना मोटिवेशन आ गया, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि उसने दूसरा एग्जाम लिखा और दूसरा कैनरा बैंक में वो उससे हाई पोस्ट पे सिलेक्ट हो गया। सो इतना रिमार्केबल रिजल्ट आता है दवाइयों का। जो केस आपने बताया और जो भी पेशेंट के बारे में आप रेफर कर रहे हो, मैं उम्मीद करूंगा वो ये बात सुन रहा होगा, तो मैं उसको भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि ही इज आल्सो अ टॉर्च बेयरर फॉर द सोसाइटी, अदर्स। यस, आप आज उसका एग्जांपल आप दे रहे हो, तो उसका एग्जांपल आसपास के लोग भी देते होंगे। ऐसा एक इंसान, मैं ये मानता हूँ कि कम से कम 100 को अफेक्ट करता है। यस, सी कम से कम 100 को। इम्पोर्टेंट है, इफ अगर दीपिका पादुकोण बोलती है, तो हमारे जो पेशेंट हैं जो ठीक हो गए हैं, जो रिमार्केबली ठीक हो गए हैं, दे शुड आल्सो स्पीक अप, उनको भी बोलना चाहिए, है ना। हम तो नियम कानून से बंधे हुए हैं, हम ऐसे मरीजों का नाम नहीं ले सकते, हम उनका टेस्टिमोनियल नहीं ले सकते, हम उनका फोटो नहीं दिखा सकते। अनलाइक अदर स्पेशलिटी, जहाँ पे मान लीजिए किसी का बहुत बड़ा कैंसर हो गया, तो वो दिखा देते हैं सक्सेसफुल सर्जरी डन, सो एंड सो, है ना, बैरिएट्रिक सर्जरी डन, इतना वेट कम कर दिया। हम नहीं दिखा सकते, हम नियम कानून से। लेकिन जो पेशेंट्स हैं उनको कोई नहीं रोक रहा है, कोई नहीं रोक रहा, उनको आगे आना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए। सो दैट ये सक्सेस स्टोरीज को मैं अपने सुनने वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से अगर कोई जो सुन रहा है और उसने ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरा है, तो यू शुड कम फॉरवर्ड, यू शुड कम एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस। जस्ट इमेजिन आपका एक एक्सपीरियंस शेयर करना कितने लोगों की हेल्प करेगा। तो कुछ लोग करते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग गूगल पे, मतलब क्योंकि हर किसी का व्यक्तित्व अलग अलग होता है, तो गूगल पे वो डालते हैं, बहुत डिटेल्ड रिव्यू डालते हैं, जिससे कि बाकी लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता है, करेज मिलता है आके डिस्कस करने का। और तो सचिन, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना या साइकियाट्रिस्ट में आज भी हमारे समाज में टैबू माना जाता है कुछ हद तक। हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। तो उन्हें मेंटली अनस्टेबल या पागल ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं। तो आप हमारी सोसाइटी को क्या एक मैसेज देना चाहते हो कि हमें सबको मोटिवेट करना चाहिए, किस तरह से मोटिवेट करना चाहिए? कुछ एक मैसेज दो सोसाइटी को कि वो कैसे इसको अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट करें। देखो, बीमारी को ना, जितना मैं मानता हूँ, बीमारी को बीमारी समझना चाहिए।
उसमें कोई पर्सनल एलिमेंट नहीं होना चाहिए। मैं हार्ट का मरीज हूँ, मैं दिमाग का मरीज हूँ, मैं पेट का मरीज हूँ, बीमारी आपकी आइडेंटिटी हो ही नहीं सकती। प्रॉब्लम आपकी आइडेंटिटी कैसे हो सकती है? प्रॉब्लम तो किसी को भी आ सकती है। तो उस प्रॉब्लम को पहले तो सबसे पहले है एक्सेप्टेंस। उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करो, फिर ये देखो कि प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व होगी, उसका समाधान कहाँ है। अगर समाधान है तो वहां जाओ, समाधान लो और आगे बढ़ो। उसको नाम मत दो, उसको नाम नहीं देना चाहिए। तो आज के ज़माने में मान लीजिए जैसा आपने बोला कि मेरे को क्या एक मैसेज देना चाहिए, तो मेरा मैसेज तो यही है कि प्रॉब्लम को बस अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझो। अगर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का एड्रेस पता है आपको कि कहाँ पे इसका सॉल्यूशन मिलेगा, जाओ और सॉल्यूशन लो और आगे बढ़ो। इसको पकड़ के नहीं बैठना है। तो सचिन, आपको पता है टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एआई का ज़माना है। आजकल लोग हर छोटी सी बात के लिए चैट जीपीटी, जेमिनाई, इन सब की हेल्प लेते हैं। तो आपको नहीं लगता कि हम अनजाने हम एक ऐसी ह्यूमन जनरेशन बना रहे हैं जो कंफर्टेबल कन्वर्सेशन की आदी हो जाती है? मैं आज चैट जीपीटी से बात करूँगा, मेरे को एक आंसर देगा, फिर मेरे से पूछेगा क्या मैं आपको कोई और आंसर दूं? वो मुझे कभी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा। वो मेरी हर बात का एक पॉजिटिव आंसर देगा, कभी इरिटेट नहीं होगा मेरे से। जो एक नॉर्मल ह्यूमन कन्वर्सेशन में ऐसा नहीं होता। हाँ जी। तो आपको नहीं लगता कि हम इस तरफ, जब इस तरह की चीजें हमारे समाज का बहुत बड़ा हिस्सा बनती जा रही है, इससे हमारी पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम्स आएंगी, ह्यूमन रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि हमें आदत हो जाएगी इन एलएलएम्स की, चैट जीपीटी की, जेमिनाई की, परप्लेक्सिटी की। लेकिन जब हम ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन करेंगे तो हमें वो कंफर्ट लेवल तो नहीं आएगा। तो आपको क्या लगता है ये कितना रोल प्ले करेगा इसको बढ़ाने में? मतलब मुझे तो लगता है इससे मेंटल इलनेस बढ़ेगी। यस, बढ़ रही है। इंटरनेट के साथ लोग बहुत आइसोलेट होते जा रहे हैं। उनके सोशल मीडिया पे बहुत सारे फ्रेंड हो सकते हैं, बट रियल में उनका कोई फ्रेंड नहीं होता। ठीक है, आजकल लोग लोनलीनेस से ज़्यादा मर रहे हैं। लोनलीनेस उनको बहुत ज़्यादा किल कर रही है। आजकल तो कुछ ऐसे बिजनेस भी आ गए हैं जहाँ पर लोग बात करने के लिए पैसा देते हैं, सेशन लेते हैं। दिल्ली और मुंबई और बेंगलुरु में ऐसा कुछ चल रहा है। बट जैसा देखो बोलते हैं, आविष्कार से फायदा भी होता है तो नुकसान भी होता है। सोशल मीडिया का फायदा है तो नुकसान भी है, एआई का फायदा भी है तो नुकसान भी है। तो हमें इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अक्सर मरीजों को ये एग्जाम्पल देता हूँ कि एआई से आप अपनी गाड़ी रिपेयर तो नहीं कर सकते हैं गाड़ी रिपेयर, या आपके घर में कोई मेजर फॉल्ट हो गया है इलेक्ट्रिसिटी का, कैन यू रिपेयर? मतलब आप क्या कर सकते हैं एआई का इस्तेमाल करके? जब आप अपनी एक सिंपल कार रिपेयर नहीं कर सकते, आप अपना कोई सिंपल सा ट्रांजिस्टर रिपेयर नहीं कर सकते, तो आप अपनी बॉडी को कैसे रिपेयर कर सकते हैं? बट यस, गाइडेंस जरूर ले सकते हैं। एआई आपको गाइड कर सकती है कि आप इस डायरेक्शन में जाइए, इस तरह से कीजिए। आप एआई को एक ह्यूमन टच से रिप्लेस ना कीजिए, वो काउंटर प्रोडक्टिव ही होगा, वो फायदा कभी नहीं होगा, बल्कि वो आपकी ब्रेन की क्षमता को कम करता है। जैसे आजकल ये भी है ना कि पहले तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड करके जब किसी चीज को सॉल्व करते थे तो हम 100 नए तरीके सीख जाते थे, किसी चीज को करने के 100 नए तरीके सीख जाते थे। लेकिन आजकल तो एक क्लिक पे ही आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, तो इससे आपकी ब्रेन की कैपेसिटी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं होता है। मैंने देखा है आजकल लोग लेटर एलएलएम से लिखते हैं, कोई इवन न्यूज़पेपर में कितने आर्टिकल्स उससे लिखे जाते हैं। तो इससे तो मुझे लगता है जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, माइंड का डेवलपमेंट है, वो कम हो जाएगा। पर जो टेक्नोलॉजी डेवलपर्स हैं उनका अलग मानना होता है। वो कहते हैं कि आपको और एवेन्यूज देखने पड़ेंगे। ये काम अब टेक्नोलॉजी करेगी, नाउ यू लुक फॉरवर्ड टू सम अदर एवेन्यूज। जैसे एग्जांपल देते लोग, जब कैलकुलेटर आया, जब कंप्यूटर आया, तो लोगों ने कहा कि यार माइंड तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, अब मतलब बेकार हो जाएगा बिल्कुल। कैलकुलेटर के बाद कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर के बाद अब कंप्यूटर की एडवांस डेवलपमेंट आ गई, एआई आ गई, इसका भी कुछ और आएगा। ह्यूमन माइंड हैज टू गो बियॉन्ड दिस नाउ। यस, कुछ बहुत अच्छा करने के लिए आप एआई का इस्तेमाल करो, लेकिन जो चीज़ हम खुद कर सकते हैं उसके लिए हमें एआई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिकॉज इससे ब्रेन की कैपेसिटी आपकी अंडरमाइन होती है। फॉर एग्जांपल, पुराने ज़माने में कुंजी चलती थी, यू मस्ट बी फैमिलियर, है ना? मैथ का बुक है, उसकी कुंजी आती थी।
ठीक है, कुंजी टीचर देते नहीं थे, देते हैं। ठीक है, सब छुपा अक्सर होते घर में भी छुपा के रखते हैं। थे, तो वो अच्छा था। अच्छा, आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज होती थी, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज करते हो ऐसे ही ब्रेन की एक्सरसाइज भी होती थी। आजकल वो एक्सरसाइज है ही नहीं। आज एआई किसी वजह से काम नहीं कर रहा है, इंटरनेट कनेक्शन आपके पास नहीं है, तो आप सिंपल सा भी टास्क नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। बट जो जेन्युइन टास्क है, जो टफ टास्क है, जिसमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेनी चाहिए, वहाँ लेना चाहिए। तो लाइक आई सेड कि आविष्कार मदद भी करता है तो नुकसान भी करता है। तो सर मैंने स्टडी तो नहीं किया है, पर मेरे को इतना मुझे मालूम है कि WHO की कुछ स्टडीज़ हैं जो साइकेट्रिस्ट के डेटाबेस पे आती हैं। तो सिंस आप इस फील्ड के माहिर हैं, तो आपको ये सब डाटा आपके पास ही होगा। मेरे कुछ इसी फील्ड से सवाल हैं, ताकि हमारे सुनने वालों को समझ आए कि ये साइकेट्रिस्ट मेंटल इलनेस प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और इसको कितना तवज्जो चाहिए, और हम इसे अभी कितना तवज्जो दे रहे हैं ऑन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट या एज ए सोसाइटी। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि कितने परसेंट लोग मेंटल इलनेस से अफेक्टेड है इस समय, वर्ल्ड में। अगर मैं कहूँ कि दुनिया की पॉपुलेशन 100 है, कितने परसेंट लोग ऐसे होंगे जिसमें कोई ना कोई मेंटल इलनेस है? So almost 20 to 30% people are suffering from mental illness. Mental illness and mental issues. और इन सब में से जो लोग अफेक्टेड है, कितने प्रतिशत लोग एक्चुअली में इलाज को चुनते हैं, इलाज करवाते हैं उनमें से? लेट्स से आपने बोला कि 15-20% जो भी आपने फिगर दिया है, इतने परसेंट लोग अफेक्टेड है। अब इनमें से अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, और मैं 15% भी मान लूं कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स पे, तो दिस कम्स टू अराउंड 20 करोड़। एट लीस्ट 20 करोड़ पीपल फ्रॉम इंडियन पॉपुलेशन आर अफेक्टेड बाय आइदर ऑफ द मेंटल इलनेस। अब इस 20 करोड़ में से आपको क्या लगता है कितने लोग एक्चुअली में इलाज लेते हैं? आपको कितना क्या थोड़ा हार्डली 20% पीपल गेट द ट्रीटमेंट। अच्छा, हार्डली 20%। वो लोग इसलिए नहीं लेते कि लेना नहीं चाहते, या उनको अवेयरनेस ही नहीं है? ट्रीटमेंट ना होने का ना मिलने का रीजन जो है वो मल्टी फैक्टोरियल है। ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम है, बिकॉज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल उतने नहीं हैं इंडिया में, तो बहुत कम है। इट इज़ लेस देन 1 per 1 lakh पॉपुलेशन। साइकियाट्रिस्ट तो इफ यू गो बाय डेटा, सो साइकियाट्रिस्ट तो 0.7 है, 0.7 per 1 lakh पॉपुलेशन, 0.7 per 1 lakh पॉपुलेशन। सो और अवेयरनेस बहुत कम है, ठीक है, और रेफरल प्रैक्टिस बहुत कम है, सो और टैबू है, स्टिग्मा है, टैबू है। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। इसमें अगर मैं मेन और वुमेन की बात करूं, तो किसमें ज्यादा होता है मेंटल डिसऑर्डर्स, वुमेन में या मेन? यहाँ पे थोड़ा सा फीमेल बायस है यहाँ पे। हाँ, जो मेंटल डिसऑर्डर है वो औरतों में ज्यादा देखे गए। तो इसका क्या ये इंडिया का ट्रेंड है या ग्लोबल ट्रेंड? ग्लोबल ट्रेंड है, इट्स अ ग्लोबल ट्रेंड। तो अगर ये ग्लोबल, अगर मैं मानता हूँ चलो इंडिया में हो सकता है, हम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, मैं मानता हूँ, आपने कहा कि ये ट्रेंड ग्लोबल है, तो इसको किसको एट्रीब्यूट करो? क्यों वुमेन में ज्यादा होता है? क्या ये हार्मोनल चेंजेस होता है इसकी वजह से ज्यादा होता है, या रिलेशनशिप इश्यूज हैं? सो सर्टेनली नॉट बिकॉज ऑफ द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, ऐसा नहीं है। फीमेल को वैसे भी थोड़ा सा टफ बताया गया है इश्यूज को हैंडल करने के लिए। फीमेल बायस होने का कारण मोस्टली एंडोजीनियस है। फीमेल में थोड़ा सा विटामिन डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है, थायराइड इश्यूज ज़्यादा होते हैं, हार्मोनल इश्यूज ज़्यादा होते हैं, और इनको जब मेनोपॉज आता है तो इनके जो सेक्सुअल हार्मोन है वो कम हो जाते हैं। तो पहले इनको सेक्सुअल हार्मोन प्रोटेक्ट करते हैं, जब इनकी यंग एज होती है तो इनको सेक्सुअल हार्मोन मेंटल हेल्थ इश्यूज से प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन जब मेनोपॉज आ जाता है तो वो जो ईस्ट्रोजन बेसिकली जो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से इनको इश्यूज ज़्यादा होने लगते हैं। जो फैक्टर्स हैं फीमेल बायस होने के वो मोस्टली एंडोजीनियस हैं, हाँ, बाहरी फैक्टर नहीं है। अब दीपिका पादुकोण है, उसको क्या परेशानी है? फॉर एग्जांपल वो तो यंग भी है, सक्सेसफुल भी है, सेलिब्रिटी भी है, तो उसको क्या प्रॉब्लम है? अब मैं आपको बहुत एग्जांपल बताता हूँ। जैसे बहुत पहले एक IAS ऑफिसर थे,
ही वाज इनटू अटर डिप्रेशन, है ना, बहुत अटर डिप्रेशन था, एंड लेटर ऑन ही कमिटेड सुसाइड, ठीक है, और उसने एक वीडियो यूट्यूब पे डाला था, ठीक है। सो आपका सामाजिक लेवल, आपका सोशो इकोनॉमिक लेवल, आपकी पढ़ाई लिखाई, ये नहीं डिसाइड करती। हाँ जी, हाँ जी। मैंने एंड दैट कैफे कॉफी डे वाला पर्सन, है ना, उसके पास तो बहुत पैसा था। और आप कैफे कॉफी डे वाले की हम बात, सिंस आपने रेफर किया, आप ये देखिए कि he committed suicide, but his wife later took over, and now company is running okay. She took over, she is managing it, now company is running okay. So who is more mentally strong? The women is more mentally strong. So बीमारी ये डिसाइड नहीं करती कि किसको होनी है, क्या उसका सामाजिक दायरा है, क्या है। अब आप देखो, वो पैसे की कमी की वजह से नहीं उन्होंने सुसाइड किया, पैसे की क्रंच ने उनको डिप्रेशन ट्रिगर किया, वो डिप्रेशन में गए, डिप्रेशन में जाने के बाद उनकी जो सोच समझ है वो क्लाउड हो गई, उनकी सोच समझ नेगेटिव हो गई, जिसके चलते उन्होंने स्टेप लिया। अगर वही पेशेंट, अगर वही बंदा बहुत अर्ली स्टेज पे अपना ट्रीटमेंट कराता, किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलता, किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलता, अपने डॉक्टर से मिलता, ट्रीटमेंट कराता, तो ठीक हो जाता। आई गिव एन एग्जांपल ऑफ योयो हनी सिंह, है ना, योयो हनी सिंह का, ही इज ए केस ऑफ बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो लेकिन गुड पार्ट इज, जब उसको डिप्रेशन हुआ तो उसने ट्रीटमेंट कराया, उसका ट्रीटमेंट हुआ, वो ठीक हो गया, और जब वो ठीक हो गया तो फिर उसने, जो उसकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो गई थी ड्यूरिंग दैट एपिसोड, उस ठीक होने के बाद उसने फिर से नया गाना निकाल दिया। सो जैसा मैंने बताया, प्रॉब्लम को पकड़ के बैठना नहीं है, बस उसको समझो, ट्रीटमेंट कराओ और आगे बढ़ो। तो मेरा बेसिक सा सवाल है कि जैसे टोटल मेंटल डिसऑर्डर्स, लेट्स से ऑन अ स्केल ऑफ 10, टोटल 10 है अगर, तो एंजाइटी और डिप्रेशन, दीज टू, ये दो कितने कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल? 50%, 50% क्लोज ग्लोबली एंड फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव दोनों से ये 50%। फॉर एग्जांपल, अभी आपने बोला कि 20 करोड़ लोग इंडिया में, अगर 10 करोड़ लोग जो हैं वो एंजाइटी से ग्रसित हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन से ग्रसित हैं। वुमेन और मेन में फर्क होता है? थोड़ा बहुत 5-10% का वो है, डिफरेंस होता है। मतलब मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ ये है कि लाइक से ये दो डिसऑर्डर्स, इन केस ऑफ मेन दे आर 50% ऑफ द टोटल। अगर लेट्स से 100 मेन अफेक्टेड है मेंटल डिसऑर्डर, तो 50 को एंजाइटी डिप्रेशन होगा। हाँ, अगर मैं वुमेन की बात करूँ, अगर 100 वुमेन अफेक्टेड है तो उनमें से क्या 50? उनमें भी 50-55। अगर आप एंजाइटी डिप्रेशन के केस देखोगे, फॉर एग्जांपल 100 एंजाइटी डिप्रेशन के केसेस हैं, तो 55 फीमेल होंगे, 45 मेल, इतना ही फर्क है। बहुत स्क्यूड नहीं है कि अब जैसे हमने इंडिया की बात की कि इंडिया में लगभग 20 करोड़ लोग हैं जो अफेक्टेड हैं, तो और आपने ये बताया कि जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं टोटल, नॉट टॉकिंग अबाउट क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट हु आर क्वालिफाइड एमडी साइकियाट्रिस्ट, टोटल 1% है, दिस इंक्लूड्स साइकोलॉजिस्ट एंड एवरीबॉडी एल्स। तो आपको क्या लगता है ये रेशियो कितना होना चाहिए? WHO की गाइडलाइंस बोलती हैं कि ये 1.7 होना चाहिए, 1.7 पर 1 लाख। करंटली इट इज 0.7, so not even 1। हमें मतलब 250% ऊपर जाना है। But yes, government taking large number of initiative to bridge this gap। मतलब बहुत सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं। अब की बार तो उन्होंने जो हमारे अपेक्स इंस्टीट्यूट है, मेंटल हेल्थ के जो अपेक्स इंस्टीट्यूट है, जैसे बेंगलुरु में है निमेंस का एक मेंटल हेल्थ का, तो द गवर्नमेंट हैज कम अप इन दिस बजट की वो निमेंस जैसे सेंटर अब नॉर्थ इंडिया में भी बनाएगी, तो बेंगलुरु में, साउथ इंडिया में, तो वो नॉर्थ इंडिया में भी निमेंस जैसे सेंटर बनाएगी। और जो एग्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ सेंटर हैं, जैसे रांची में है या एम्स में है, इनको हम और बड़ा करेंगे, इनको और वास्ट करेंगे। आपको क्या लगता है हमारा जो गवर्नमेंट का फोकस है मेंटल डिसऑर्डर्स पे सफिशिएंट है? ऑफ कोर्स सफिशिएंट तो नहीं है। पहली बात तो हेल्थ सेक्टर को बजट एलोकेशन वैसे ही बहुत कम होता है, और उस हेल्थ के लिए जो बजट होता है उसमें 1%, इट इज इवन लेस देन 1% इट इज गिवन टू द मेंटल हेल्थ सेक्टर। आउट ऑफ टोटल हेल्थ बजट
जो ऑलरेडी बहुत कम है, उसमें से सिर्फ 1% है जो इस स्पेशलिटी को दिया गया, और उस 1% को भी अंडर यूटिलाइजेशन की, वो 50% यूटिलाइज भी नहीं होता क्योंकि लोग आगे नहीं आते हैं। आगे नहीं, मतलब बहुत सारे इश्यूज हैं, पॉलिसीज तो बहुत बनती है, इम्प्लीमेंट भी तो होनी चाहिए। अब सरकार ने तो बजट एलोकेट कर दिया कि भाई दिस मच बजट इज फॉर मेंटल हेल्थ सर्विसेज, वो यूटिलाइज भी तो होना चाहिए, यूटिलाइज भी नहीं होता। उसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, पेशेंट की अवेयरनेस कम हो सकती है, या पेशेंट नहीं आना, मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं। बट इफ यू गो फ्रॉम मतलब अगर आप पॉलिसी लेवल पे जाना चाहते हो तो ये है कि बजट भी कम है एक तो, और बजट का यूटिलाइजेशन भी प्रॉपर नहीं है। पॉलिसीज बहुत बनती है, बेसिकली देयर इज लॉट टू डू विद द गवर्नमेंट आल्सो। यस, सोसाइटी को हमें तो आपस में करना ही करना है, लेकिन गवर्नमेंट को भी बहुत कुछ करना है इसमें। गवर्नमेंट कर रही है, बहुत कुछ कर रही है गवर्नमेंट, नहीं है। डॉक्टर साहब, मेरे को अब मेंटल हेल्थ के बारे में तो बहुत कुछ समझ आ गया आपसे बात करके। मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि क्या मेंटल हेल्थ हमारी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, या मैं अपने सवाल को दूसरे शब्दों में डालूं, मैं ये पूछूं कि जो अपर स्टेट ऑफ सोसाइटी है, मेंटल इलनेस उनमें ज़्यादा है या नीचे के स्टेटा में ज़्यादा है? दोनों में से किस में रहता है ज़्यादा, या सेम है? मतलब हाँ, मेंटल हेल्थ इश्यूज या कोई भी हेल्थ इश्यूज ये डिसाइड करके नहीं होता कि आपका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस कितना है। मैं आपको एक इसका वो बताता हूँ कि परेशान तो वो भी है जो बहुत पैसे वाला है, परेशान तो वो भी है जो बिल्कुल ही गरीब है, परेशान तो वो भी है जो जिसके पास बहुत बच्चे हैं, परेशान तो वो भी है जिसके पास कोई भी बच्चा नहीं है, परेशान तो वो भी है जिसके पास बहुत दोस्त हैं, परेशान तो वो भी है जिसका कोई भी दोस्त नहीं है, परेशान तो वो भी है जो शादीशुदा है, परेशान तो वो भी है जो शादीशुदा नहीं है। तो परेशानियां हमारे विचार में है, परेशानी हमारी भारी उपलब्धियों से, पैसे से इससे डिसाइड नहीं होती। तो ये है, तो गरीब, अमीर, छोटा परिवार, बड़ा परिवार, शादीशुदा, सिंगल, कुछ फर्क नहीं है, ये सारी बीमारियां सभी में सेम रूप से होती हैं। मैंने एक्चुअली एक डाटा देखा था, उसमें ये मैंने ऑब्जर्व किया था कि नंबर ऑफ पीपल हु आर अफेक्टेड विद मेंटल इलनेस इज मच हायर इन यूएस कंट्री, डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएस और यूरोप और कंट्रीज इन यूरोप, एज कंपेयर टू द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया एंड ऑल दिस कंट्रीज। तो वहाँ पे डेवलप्ड इकोनॉमी है, सबके पास पैसा है, सब कुछ है, फिर ये चीज़ ज़्यादा क्यों है यहाँ से? वहाँ पे लोनलीनेस ज़्यादा है, तो वहाँ पे लोग अकेले ज़्यादा रहते हैं। हमारे यहाँ पे चाहे ट्रेंड कम हो गया, लेकिन फिर भी लोग संगठित रहते हैं। इसीलिए ये है कि सोशल मीडिया के आने से लोगों में सोशल आइसोलेशन बहुत बढ़ रहा है। लोग अपने आप को बंद कमरे में इंस्टा, फेसबुक से ज़्यादा कंफर्टेबल पाते हैं बजाय बाहर सोशल गैदरिंग में या लोगों के साथ। तो इवेंचुअली देखो, बहुत पहले मैंने सुना कि हमारा इंडिया अमेरिका से 30 साल पीछे रहता है। जो आज अमेरिका में हो रहा है इंडिया में 30 साल के बाद होगा, या जो आज इंडिया में हो रहा है वो अमेरिका में 30 साल पहले हो चुका था। तो जो ट्रेंड चल रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो 30 साल बाद इंडिया में भी ऐसे ही होगा। ये तो डिपेंड करता है कि इंडिया अपने आप को कैसे चेंज करेगा। तो जो लोग हमारे यहाँ पे आजकल ये बोलते हैं कि यार पश्चिम सभ्यता है, उसको अडॉप्ट नहीं करना है, अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू बी प्रूव्ड रॉन्ग। यस, आने वाले 30 साल के बाद। हमारी संगठित फैमिली जो है वो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था, जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया था। और इवेंचुअली देखो, तो बोलता हूँ, पहले परिवार अलग हो रहे थे, एक घर से 4 घर बन रहे थे। अब प्रकृति ने ऐसा नियम बना दिया, यू एंड मी लिव इन मेट्रो सिटी लाइक फरीदाबाद, तो वहाँ पे एक ही घर में ना चाहते हुए 4 लोग रह रहे हैं, या एक ही सोसाइटी में 40 घर रह रहे हैं, है ना। पहले प्रकृति ने इनको अलग किया, डिमांड ने इनको सबको अलग किया कि एक ही परिवार के 4 लोग एक सोसाइटी के 4 कोने में रहेंगे, अब एक घर में रह रहे हैं। तो ये प्रकृति का नियम। पता है, जब हम छोटे होते थे, जब हमें बुखार होता था ना, हम खुश हो जाते थे कि चलो आज छुट्टी होगी। यस, तो आपको बुखार का बड़ा फायदा हो जाता था बचपन में। तो मैं आपसे एक साइड ट्रैक करके एक बात पूछना चाह रहा हूँ, क्या मेंटल इलनेस से कुछ फायदा भी होता है क्या? यस, बहुत फायदे होते हैं। मतलब ये मतलब सवाल जायज तो नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो आपको कोई ऐसा केस स्टडी होगा कि जहाँ पे कहीं ना कहीं फायदा भी होता है। यस, देखो, कोई भी बीमारी आपको ये सोचने के लिए एक मौका देती है कि प्रॉब्लम कहाँ हुई।
मान लीजिए बुखार भी हुआ तो क्यों हुआ, ठीक करना है वो तो है ही, बट आपको ये सोचने का मौका देती है कि बुखार क्यों हुआ। सिमिलरली बुखार क्यों हुआ कि मैंने फलानी जगह उल्टा सीधा खा लिया था, या मैं वहाँ पे कम कपड़ों में चला गया था तो वहाँ मस्कीटो बाइट हो गया हो, समथिंग लाइक दैट। या फिर मेरी इम्यूनिटी बहुत कम है, मैं एक्सरसाइज बहुत कम करता हूँ, शुगर बहुत ज़्यादा। तो एक सोचने का मौका देती है, एक करेक्शन का मौका देती है। सिमिलरली डिप्रेशन भी या कोई भी मानसिक रोग आपको एक ये मौका देता है अपने अंदर झांकने का कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। मैं बहुत ये एग्जांपल बड़ा कॉमनली देता हूँ कि दो बच्चे 6th क्लास में पढ़ रहे थे। एक बच्चा, दोनों फेल हो गए और दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक बच्चे ने उसको एज ए चैलेंज माना कि अब जीवन में कभी फेल नहीं होगा, ठीक है। उसने अपनी विचारधारा को चेंज कर लिया और आगे वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, ठीक है। और दूसरा बच्चा उसको लेके बैठ गया कि मेरे से तो कुछ नहीं होगा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, और उसी चीज के चलते पापा ने भी उसको घर में बैठा लिया, पढ़ने नहीं भेजा, उसका कैरियर चौपट हो गया। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक स्टोरी सुनी थी, पता नहीं आपने सुनी या नहीं सुनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक बंदा मरघट में काम करता था, मरघट शमशान में काम करता था, तो वहां पे एक मैनेजर होता था, ठीक है, और ये उससे नीचे वाले लेवल पे था, ठीक है। देखो कंपटीशन शमशान तक भी है, ठीक है, कंपटीशन शमशान तक भी है। तो अब वो चाहता था कि कैसे भी मैं मैनेजर बन जाऊं, ठीक है। वो मैनेजर मरता और ये जो करंट मैनेजर था वो मरता, और जो ये बंदा है ये मैनेजर बन जाता। अब वो मर भी गया, उसके लक से वो मर गया, और अब उसको मैनेजर की पोस्ट भी मिल गई, लेकिन मैनेजर की पोस्ट पे उसको साइन करना था, लेकिन इसको पढ़ना नहीं आता था, इसको साइन करना नहीं आता था। उस साइन करने की वजह से उससे वो मैनेजर की पोस्ट छूट गई। वो बंदा इतना परेशान हो गया कि इसने वो जो उसकी जो पहली वाली जॉब थी वो भी छोड़ दी। अब वो घर पे बैठ गया तो उसको सिगरेट पीने की बहुत लत थी, तो उसको रात में जाके सिगरेट चाहिए होती थी। जब वो रात को 2-3 बजे जाता था तो उसे सिगरेट नहीं मिलती थी, तो उसने क्या किया कि अपने लिए सिगरेट का एक पार्लर खोल दिया कि खुद भी पीऊंगा, मैं लोगों को भी पिलाऊंगा, और उसका रिजल्ट उसको बहुत बढ़िया मिला। करते करते उसने ऐसे मिडनाइट सिगरेट पार्लर बहुत सारे खोल दिए, कुल मिला के वो बहुत पैसे वाला बन गया। उस सिगरेट पार्लर के चलते बहुत पैसे वाला बन गया। तो कभी फिर किसी ने उससे सवाल पूछा कि आप इतने पैसे वाले हो, आप ये काम क्यों नहीं करते, आप वो काम क्यों नहीं करते, और ये वो काम थे जिनमें सिग्नेचर की जरूरत थी, ठीक है। तो उससे उस बंदे ने पूछा कि आप इतने बड़े आदमी हो, इतना पैसा है आपके पास, इतना नाम है, रुतबा है, आपको सिग्नेचर करना नहीं आता? तो उसने बोला कि अगर मेरे को सिग्नेचर करना आता ना तो मैं आज यहाँ नहीं होता, आज मैं मरकट में ही होता। तो कई बार आपकी जो कमियां हैं, जो आपकी जो क्षमता आपके अंदर नहीं है, वो आपको मौका देती है आपकी दूसरी क्षमताओं को देखने के लिए। और हम क्या है, हम अपना टलन विजल रखते हैं कि ये मेरे से नहीं हुआ, ये मेरे से नहीं हुआ, ये मेरे से नहीं हुआ, इसका तो मैं इंतजार कर रहा था। तो नहीं, आपको अपना रास्ता बदल देना चाहिए, आपको अपने अंदर झांकना चाहिए, शायद आपके लिए कोई और चीज बने। मैं इसी बात पे ना दूसरे शब्दों में बोलता हूँ, मैं बहुत कॉमनली बोलता हूँ अपने घर में भी, कि जो आपकी वीकनेस होती है ना, कई बार वही आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है, और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आपकी स्ट्रेंथ ही आपकी वीकनेस बन जाती है। जो आपकी स्ट्रेंथ वो आपकी वीकनेस बन जाती है और आपको परेशान करती है बस। तो इसीलिए हमें अपने फेलियर से, कुछ लोग फेलियर से मोटिवेट हो जाते हैं, कुछ लोग फेलियर से सब कुछ छोड़ देते हैं। दो तरह के लोग हैं कि बेसिकली क्या ये आपका मतलब कैसे बोलूं, दो तरह के लोग क्यों हैं ऐसे? ये मानसिकता है। ये तो देखो आपकी मानसिकता क्या जीन्स में आती है या आपका डेवलपमेंट ऐसा हुआ है बचपन से? इसमें दो चीजें हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं नेचर से और नर्चर से। अच्छा, कुछ की तो नेचर ही ऐसी होती है जो जीन्स वाली है, और नेचर को बोलते हैं अपब्रिंगिंग। कि आप ये मानते हो कि जीन्स की वजह से होती है? हाँ जी, कुछ लोग बाय डिफॉल्ट बड़े खुश होते हैं। मैंने देखा है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे चैम्बर के बाहर एक जो असिस्टेंट होता है, जो पेशेंट का नंबर लगाता है, वो बड़ा खुश मस्त 8-10 हज़ार रुपये महीने कमाता है, ट्रेन से आता है, शाम को ट्रेन से जाता है, 2-3 बच्चे हैं। मतलब मैं सोचता था कि यार ये बंदा इतना खुश कैसे रहता है, और उसका सोर्स ऑफ प्लेजर क्या था वो मैं आपको बताऊं। उसका सोर्स ऑफ प्लेजर ये था कि बस वो स्केच बनाता रहता था।
वो स्केच बनाता रहता था, कभी डॉक्टर का स्केच बना दिया, उनको दिखाया सर कैसा लग रहा है, कभी किसी का स्केच बना दिया कैसा लग रहा है। फिर एक दिन उसने मेरे को बोला कि डॉक्टर साहब मेरे लिए पेंसिल का ऑर्डर कर दो, नहीं कि पेंसिल मंगा दो, मेरे लिए पेंसिल का सेट मंगा दो जिसमें ये सारी शेड्स हों, अपनी लैंग्वेज में जो उसने बोला, और मैं उसके पैसे दूँ। तो मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये आपके ऊपर है खुश रहना। ये पैसे धेले से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये दोस्ती यारी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत बड़ा मकान होने से, बहुत बड़ा रुतबा होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसी के कंपैरिजन में इफ आई सी अदर पीपल, अदर डॉक्टर, अदर वो, तो कुछ नहीं है, सब कुछ है उनके पास, उनके पास भी खुश नहीं। सो मैं एक और एग्जांपल बहुत बार देता हूँ, मैंने जिंदगी में रियलाइज किया, हम दो लोग एक अच्छी गाड़ी में जाते हैं, एसी गाड़ी है हमारे, हम रेड लाइट पे रुकते हैं, साथ में एक हस्बैंड वाइफ साइकिल पे होते हैं, और साइकिल वाइफ पीछे बैठी है और वो साइकिल चला रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं। हम गाड़ी में बैठे हैं, अच्छी गाड़ी में, सब कुछ है हमारे पास, कपड़ा लत्ता पैसा सब कुछ, एवरीथिंग, हाँ, हम बात नहीं कर रहे हैं आपस में, तो आपको उससे भी जलन हो जाती है। यस, आपको उस समय कौन ज्यादा रिच है, वो या हम? वो आप जो आप बात कहना चाह रहे हैं, खुशी पैसे से नहीं आती है, एक्सटर्नल अचीवमेंट से। आज इसी पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा, देखो मेरे में कोई डाटा तो नहीं है इसके पीछे, लेकिन मैं जितना न्यूज़पेपर पढ़ता रहता हूँ, इतने हमारे सेलिब्रिटीज हैं, शायद मेजॉरिटी ऑफ देम दे गो फॉर थेरेपीज, यस, उनके पास तो सब कुछ है, फिर क्यों जाते हैं वो? तो मानसिक शांति के लिए, और सबको जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। और थेरेपिस्ट का मतलब ये नहीं है कि कोई प्रोफेशनल है, थेरेपिस्ट आपका दोस्त भी हो सकता है, आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपका बच्चा भी हो सकता है। इट इज ऑलवेज अबाउट दी वाइब्स, आपका कनेक्शन किसके साथ है, आप किसके साथ ओपन अप करते हो। अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम में आपको लोग नहीं मिलते जिनके साथ आप एक अच्छी बॉन्डिंग बना सके। आप अपने घर में ही नहीं बॉन्डिंग बना सकते, बाहर तो दूर की बात। सो मतलब घर में अगर घर इतने बड़े हो गए हैं कि लोग बड़े बड़े कमरों में रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, उनसे बात करने के लिए भी आपको व्हाट्सएप का सहारा लेना पड़ता है, फोन का सहारा लेना पड़ता है। सो ये जो आपने बोला ना, जो साइकिल वाला है उनके पास तो एक ही कमरा है, बच्चे भी उसमें है, किचन भी उसमें है, लिविंग रूम भी उसमें है, खुश है। अब जैसे आपने उस टाइम मेरे को पीछे बोला था, अच्छा पीछे एक और सवाल पूछूंगा कि जो हमारे देश के नेता लोग हैं, उनको भी डिप्रेशन होता है क्या? होता है किसी भी तबके से। अब नेता है मतलब हमेशा पावर में थोड़ा ना रहेगा। आप मुझे बताओ, कोई भी इंसान है वो हमेशा एक लेवल पे तो नहीं हो सकता। तो नेता जब पावर में होते हैं तब भी उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो पावर का मजा नहीं ले पाते, और जब पावर में नहीं होते तब भी उनको प्रॉब्लम होती है। बट ये ऑल एंड नन फिनोमेना नहीं है, कुछ लोग मजे लेते हैं, कुछ लोग वो करते हैं। पावर एक्चुअली पावर कुछ है ही नहीं, ऑल दीज आर रिलेटिव पावर। पावर कुछ है नहीं, पावर तब है जब आप मानसिक शांति में हो। जैसे आपने बोला कि बच्चे आजकल, बहुत पहले आपने बात की थी, बच्चे आजकल अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को लेके जाते हैं, तो ये सोसाइटी में एक बहुत बड़ा चेंज है। पर डाटा अभी भी ये दिखाता है कि मेंटल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, पर हाँ लोग ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं। आपका क्या कह रहे हैं, आपकी स्टडी क्या है कि मेंटल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, मतलब परसेंटेज ऑफ पीपल जो अफेक्टेड है बढ़ रहा है? ये मैं मानता हूँ लोग इलाज अब ले रहे हैं, बट नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। इसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ दिखने में लग रहा है कि नंबर बढ़ गए हैं या एक्चुअल में बढ़ गए हैं, बिकॉज अब रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा होती है, अब रिसर्च बहुत अच्छी होती है। पुराने जमाने में उतनी रिसर्च नहीं, लोग सामने आते हैं, अगर लोग सामने नहीं आए तो पता कैसे चलेगा कौन अफेक्टेड है कौन नहीं है। फंडिंग ज्यादा होती है, ठीक है। तो यस, जो रिपोर्टेड है, जो पहले इतने रिपोर्ट नहीं होते थे, आजकल ज्यादा रिपोर्ट होते हैं। बट डेफिनेटली पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स मेडिसिन, टुवर्ड्स सपोर्ट, तो जा रहे हैं। अब ये नहीं कह सकते कि इंसिडेंस बढ़ गए हैं कि नहीं बढ़ गए, बट प्रेवलेंस जरूर हाई हो गई। प्रेवलेंस से मतलब ये है कि नंबर ऑफ केस तो पहले से ज्यादा हो गए, बट दैट मे बी बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि लोग सामने आ रहे हैं, छुपे हुए थे वो सामने आ रहे हैं। मतलब अक्सर ये भी कहा जाता है कि हमारा बचपन हमारी पूरी जिंदगी का आधार होता है। हमारे बचपन में कैसा एक्सपीरियंस रहा, हमारे पेरेंट्स के रिलेशनशिप कैसे थे, फैमिली में रिलेशनशिप कैसे थे, वो एक बेसिस होता है हमारी पूरी डेवलपमेंट का।
तो क्या बचपन के अनुभव और माहौल क्या ये तय करते हैं कि आगे चल के हमें मेंटल इलनेस होगी या नहीं होगी? करते हैं। यस, बचपन का बहुत फ़र्क पड़ता है। पुराने ज़माने में जैसे दादी राजा रानी की कहानियाँ सुनाती हैं, भूत की कहानियाँ सुनाती हैं, पेट करती हैं, है ना? बच्चे को गोदी में लेती हैं, पिताजी उनको घुमाते हैं। सेम या जो बड़े मम्मी-पापा होते हैं, उनका प्यार होता है, मामा-मामी का प्यार होता है। तो इनकी मानसिक हालत बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसे बच्चों की मानसिक हालत बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। वहीं अगर एक बच्चा है जो न्यूक्लियर फैमिली में न्यूक्लियर रहता है, फैमिली में है, मम्मी-पापा लड़ते बच्चा भी हैं, एक है आजकल। एक बच्चा है, मम्मी-पापा लड़ते हैं, दोनों जॉब पे जाते हैं, मेड सँभालती है, मेड अपने इश्यूज़ से परेशान है ना? कोई खेलने के लिए नहीं है, दादा-दादी का पता नहीं है ना? और उल्टी-सीधी इन्फॉर्मेशन फिर वो इंटरनेट पे देखते हैं। ऐसे बच्चों में फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बहुत कम होता है, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। उनका समाज को देखने का जो नज़रिया है वही चेंज हो जाता है, वही चेंज हो जाता है। पर अब इसका हमारे पास कोई सॉल्यूशन तो है नहीं। हमारा समाज तो उस तरफ ही जा रहा है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमें पता है कि ये गलत है, फिर भी हम जा रहे हैं उस तरफ। इसमें पेरेंटिंग को थोड़ा-सा चेंज होना चाहिए। जैसे पुराने ज़माने में बाय डिफ़ॉल्ट लोग अच्छे पेरेंट बन जाते थे। आज के टाइम में पेरेंटिंग की कोई क्लास तो होती नहीं है। बस वो मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाते। अपनी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, जो आज का इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, तो फिर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उस तरह से नहीं निभा पाते। तो सर मैं आपसे एक और बेसिकली साइकोलॉजिस्ट वाली बात करना चाहूँगा, पर हाँ लिंक्ड है इससे कि पहले समय में एक बटा हुआ दायरा था कि लड़का बाहर जाएगा, पैसा कमाएगा, लड़की घर रहेगी, बच्चों को देखेगी, घर को संभालेगी। गलत या ठीक, जो भी था ये बटा हुआ दायरा था। तो उसमें बच्चों को माँ का प्यार मिलता था। अब हम सबका एफर्ट ये रहा कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए। सबका, गवर्नमेंट का भी, समाज का भी, सबका ये एफर्ट है कि अगर लड़की पढ़ेगी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। अब अगर लड़की पढ़ेगी, वो लड़के के साथ ही पढ़ेगी, लड़के जितना ही पढ़ेगी, तो ऑब्वियसली वो भी कैरियर ओरिएंटेड हो जाएगी, तो वो भी जॉब करेगी, वो भी पैसा कमाएगी, तो फिर वो जिम्मेवारी कौन निभाएगा? अब वो फैमिली तो रही नहीं पहले जैसी। अगर वो थे तो या तो जैसे पहले दादा दादी, चलो माँ बाप दोनों जा रहे तो दादा दादी है पीछे, अब वो भी नहीं है। हाँ जी। पर अब क्या ठीक है फिर? यहाँ क्या लड़कियों को पढ़ाना बंद कर दे? नहीं ऐसा तो नहीं क्या है। सोल्यूशन है? सोल्यूशन कहाँ लाई करता है? जॉइंट वेंचर होना चाहिए। घर की जिम्मेदारियां सिर्फ औरत की हैं ऐसा नहीं है, और बाहर की जिम्मेदारियां सिर्फ आदमी की हैं ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। सो दोनों को वो जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। प्रॉब्लम वहीं आती है जहां औरत से ये भी उम्मीद की जाती है कि वो जॉब भी करे और घर का काम भी करे और बाकी सारे सामाजिक तौर तरीके से रहे। तो ऐसा नहीं है, हमें वहाँ पे भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर हम होंगे तो बच्चों का मानसिक विकास भी बढ़िया होगा और मेंटल इश्यूज होने के चांसेस भी कम। हम क्या है ना, हमारी जो बेसिक प्रॉब्लम है वो यही है कि हम अच्छी चीज़ों को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन जो चीज़ बदलनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ हमें फ़ायदा दे रही है, हम उनको छोड़ना नहीं चाहते, है ना? तो बेसिक प्रॉब्लम ये है। तो अगर कुछ अच्छी चीज़ को हम पकड़ रहे हैं तो जिन चीज़ों में बदलाव की ज़रूरत है उनको भी बदलना चाहिए। क्योंकि सचिन, ये जो मेंटल डिसऑर्डर्स है, इनकी वजह से बहुत लोग एक्सट्रीम थॉट्स आती हैं उनको, सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। मैं आपसे एक फिगर जानना चाहता हूँ कि लेट्स से अगर 100 सुसाइड्स होते हैं किसी भी सोसाइटी में, तो इसमें कितने % को आप एट्रीब्यूट करोगे कि दे आर बिकॉज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स? क्योंकि सुसाइड मैं ये मानता हूँ सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर की वजह से तो नहीं होते, देयर कैन बी अदर मल्टीपल रीजन, इमोशनल ब्रेकडाउन्स है या फाइनेंशियल ब्रेकडाउन्स है, कुछ भी होता है लाइफ में। तो सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर्स तो नहीं, पर मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से कितना % है जो सुसाइड में कंट्रीब्यूट करता है? जैसे 100 सुसाइड हुए तो कितने लोग मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से सुसाइड करते हैं? ऐसा कहना तो मुश्किल है, बिकॉज सुसाइड के अगर बैकग्राउंड में जाते हैं तो कोई ना कोई मेंटल इश्यूज तो होता है।
जैसे सिजोफ्रेनिया की बात हुई थी, सिजोफ्रेनिया में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ जो है वो सुसाइड ही होता है, ठीक है। हालांकि वो कभी ये रिपोर्ट नहीं करते कि हम सुसाइड करेंगे, लेकिन जो कॉमन कॉज ऑफ डेथ होता है सिजोफ्रेनिया में वो सुसाइड होता है। डिप्रेशन में भी सुसाइड होता है। कई बार पर्सनैलिटी के चलते इम्पल्सिव गुस्से में आकर के, आवेश में आकर के भी सुसाइड होते हैं, बट अपने आप में वो भी एक मेंटल हेल्थ इशू ही होता है जब आप इम्पल्सिवली कुछ कर लेते हैं। तो बेसिकली फिर तो आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि सुसाइड बेसिकली मेंटल हेल्थ इशू की वजह से ही होता है। यस। तो इट्स नॉट कि 50, इट्स ऑलमोस्ट 100% बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ इशू। कि आपका मेंटल नॉर्मल सुसाइड क्या होती है? नॉर्मल सुसाइड जैसे आपने कैफे कॉफी डे के उनका एग्जांपल दिया, दैट वाज अ मेंटल हेल्थ इशू। हैड दैट बीन एड्रेस्ड एट द राइट टाइम तो नहीं होता। सुसाइड किसी भी एंगल पे नॉर्मल नहीं हो सकती। सुसाइड इज ए क्राई फॉर हेल्प। अगर कोई बंदा सुसाइड कंटेम्पलेट कर रहा है, कैसे कंटेम्पलेट करता है वो मैं आपको बताता हूँ। आप उसकी बातों में ये सुनेंगे कि जीवन बेकार है, ये तो जीवन में तो दुख ही दुख है, ये तो दुखालय है। आप आज के टाइम में अगर व्हाट्सएप पे स्टेटस देखोगे तो ऐसे ही लाइफ एंड डेथ वाले व्हाट्सएप पे स्टेटस, जितनी भी सुसाइड हुई है, जितनी भी सेलिब्रिटी ने सुसाइड करी है, कहीं ना कहीं आप देखोगे कि कहीं फेसबुक पे आपको उनका कोई स्टेटस इस तरह का दिखेगा, उनका व्हाट्सएप पे स्टेटस इस तरह का दिखेगा, उनके बातचीत में इस तरह की बातें आएंगी जहाँ पर वो लाइफ एंड डेथ वाला कुछ होगा। वो एक्चुअली क्राई फॉर हेल्प होती है। दैट पेशेंट, बट दैट हैज टू बी आइडेंटिफाइड या तो कौन पहचानेगा उसको? वो यहाँ पे सोसाइटी का रोल है कि उसके दोस्त उसको कॉल करें, पूछें एवरीथिंग इज ओके, मैं आऊँ क्या, और तुम किसके साथ रह रहे हो, कैसा चल रहा है। लेकिन आजकल लोगों के पास इतना भी समय नहीं है कि वो ऐसा चीज़ देखने के बाद किसी को कॉल करके पूछें भी। सो दैट इज, अगर उसी टाइम पे राइट टाइम पे हेल्प मिल जाए तो हम काफ़ी सारे मरीजों को बचा सकते हैं इश्यूज से। अभी मैंने अपनी जो पढ़ाई की है वो NIT कुरुक्षेत्र से की है। अभी NIT कुरुक्षेत्र बहुत न्यूज़ में था कि वहाँ पे पिछले 2-3 महीने में 3 सुसाइड हो गए, चौथा का अटेम्प्ट हुआ, वो बचा लिया गया। अब उसमें से कुछ एक रीजंस तो ऐसे हैं कि गर्ल वाज परफॉर्मर इन हर एंट्रेंस एग्जाम्स, दैट इज व्हाई शी वाज इन कंप्यूटर साइंस इन NIT कुरुक्षेत्र। तो टॉप के 15,000 बच्चों में थी इंडिया के, तो टॉप परफॉर्मर थी इंडिया में। उसका CGPA बहुत अच्छा था कॉलेज में, शी वाज इन सेकंड ईयर स्टूडेंट, स्टिल शी कमिटेड सुसाइड। पंखे से लटक गई और उसने लिखा, मॉम डैड आई एम सॉरी। अब बताओ इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? किसी को रीजन नहीं पता अभी, इस तरह के बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, इसका क्या रीजन हो सकता है? ये सब पर्सनैलिटी फैक्टर होते हैं, जहाँ पर बच्चे लोग बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जो फेलियर को नहीं एक्सेप्ट कर पाते, जो रिजेक्शंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जो क्रिटिसिज्म को, सक्सेस का बार इतना ऊंचा होता है। यस, उनका मतलब वो बहुत आइडियलिस्टिक वे में जाते हैं। इसका भी मैं पेरेंट्स को थोड़ा सा दूंगा, क्योंकि आजकल पता नहीं क्या होता है कि अगर बच्चे की फ्रेंडशिप टूट गई या लड़ाई होगी तो पेरेंट्स चले जाते हैं उसको रिजॉल्व कराने के लिए फ्रेंडशिप को, या कहीं कोई इशू हो गया तो पेरेंट्स चले जाते हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि कैसे इशू रिजॉल्व किए जाते हैं। फ्रेंडशिप टूटती भी है, नहीं भी बनते, उनको कुछ नहीं पता। उनको बच्चों को सब पता है कि सब अच्छा ही अच्छा होता है। तो कॉलेज में जाते हैं तब उनको रियलिटी सामने आती है, तब उनको समझ में नहीं आता, तब वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तब वो बेसिकली ओवर प्रोटेक्टेड बच्चे हैं आज की डेट में, ओवर प्रोटेक्टेड, ओवर पैम्पर्ड, बाहर निकलते हैं ओवर प्रोटेक्टेड, ओवर पैम्पर्ड। यस, अब बहुत बड़ा रीजन है। माँ बाप आपको हर जगह तो नहीं मिलेंगे। अभी मेडिकोज में देखते हैं कि प्रोफेसर ने कुछ कह दिया तो वो सुसाइड कर लेते हैं, है ना। काम करने के लिए कह दिया तो सुसाइड कर लेते हैं। वो तो काम की नीड है, कैसे सीखेंगे? माँ बाप की तरह आपको पैम्पर छोड़ना, अगर प्रोफेसर आपको माँ बाप की तरह पैम्पर करेगा फिर कैसे सीखोगे? बहुत पहले हमको जब हम MBBS कर रहे थे तो वहाँ पे एक प्रोफेसर पढ़ाते थे, आउट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ाते थे। तो वो ये कह रहे थे कि ये हमारा ड्यूटी है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा बाहर जाके किसी को मारे ना, इलाज करे ना करे वो बात अलग है, पर वो किसी को मारे ना। दैट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोफेसर। अगर वो आपको माँ बाप की तरह ट्रीट करेगा तो फिर आप कैसे डॉक्टर बनेंगे? सेम विद अदर कोर्सेज। तो वो तो ये चाहेंगे ना कि आपको एक अच्छा प्रोफेशनल बनाए, है ना। अच्छा पर्सन बनाने की जिम्मेदारी भी उनकी है, बट उससे पहले तो आपके पेरेंट्स की है।
सो कॉलेज में सुसाइड होने के तो बहुत सारे कारण हैं। लो फ्रस्ट्रेशन आपने ये टॉलरेंस देखा है। होगा कि जितने भी सुसाइड्स पिछले दिनों में मैं सुनता आया हूँ, लेट मी टॉक अबाउट लास्ट 2 इयर्स, वो सब प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में है, आईआईटीज में, एनआईटीज में, जहाँ बच्चे मतलब इतने लेवल बहुत हाई आईक्यू वाले बच्चे जाते हैं, वही केस आते हैं ये वाले। पीयर प्रेशर प्रोबेबली, पीयर प्रेशर भी है, सोसाइटल प्रेशर भी है। अब फॉर एग्जांपल आपने जैसे बोला कि डॉक्टर साहब ने साइकियाट्री क्यों चूज की, सो वन माइट थिंक कि इसको कोई और ब्रांच मिली नहीं होगी, है ना। तो ये सोसाइटल प्रेशर है। जैसे मान लीजिए कोई आईआईटी रुड़की का पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छा है, टैलेंटेड, अपने टाइम में बड़ा टैलेंटेड रहा, लेकिन ड्यू टू सर्टेन रीजन ही इज डूइंग सम जॉब, है ना, अपने पेरेंट्स की वजह से, फैमिली की वजह से, तो वहाँ लोग क्या बोलेंगे कि जी मेन प्रॉब्लम सोसाइटल प्रेशर है, सोसाइटी को कैसे फेस करेंगे, ये वो। अगर लोग सोसाइटी को ज़्यादा ना देख करके वो खुद को देखें, खुद की इच्छाओं को देखें, खुद के माइंड की क्लैरिटी को समझें, तो फिर ये चीज़ें इतना बॉदर नहीं करती। दोस्तों हमने बहुत सीरियस बातें कर ली, अब हम एक छोटे से मतलब फन राउंड पे आते हैं, जिससे हम क्विक फायर राउंड बोलेंगे। तो मैं आपसे कुछ सिंपल सवाल पूछूंगा, आप सिंपल आंसर देना, यस, नो, हाँ, ना, या कोई जो भी आप देना चाहें। ठीक है जी। तो मैं देख के बोल रहा हूँ। हाँ जी। क्या ना कहने की हिम्मत करना मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सबके लिए हाँ बोलोगे तो अपने लिए हाँ नहीं बोलोगे। एक मूवी आई थी, नाम शायद तापसी पन्नू की मूवी थी, उसमें यही था, से लर्न टू से नो, लर्न टू से नो। दैट इज लर्न टू से नो। एक स्ट्रेस मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी आर्ट है। आप सबको हाँ बोलोगे तो आप अपने आप को कब हाँ बोलोगे? दैट इज द मेन पॉइंट। हमने वैसे पहले भी बात की, न्यूक्लियर फैमिली है जॉइंट फैमिली, व्हिच इज बेटर टू अवॉइड डिप्रेशन। ऑब्वियसली जॉइंट संगठित फैमिली। Which segment of our society is more affected from mental illness, rich or poor? इसकी भी हमने बात की। It's not socio-economic status specific नहीं है। Yes. Which is one thing about human mind that still surprises you, इतनी डेवलपमेंट होने के बाद भी अभी आपको सरप्राइज करते हैं, लोग ऐसा क्यों करते हैं? मेरे को दो तरीके से आता है कि एक मेडिकल एंगल से, एक पर्सनल एंगल से। पर्सनल एंगल से मुझे कभी-कभी ऐसे मरीज से मेरा इंटरेक्शन हुआ है जो इतनी विपरीत परिस्थितियों में है, मतलब खुद को कैंसर है, कमाई का जरिया नहीं है, बच्ची को बीमारी है, लेकिन फिर भी वो इतने खुश होते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जहाँ कोई भी कमी नहीं है, अच्छे दिखते हैं, फिट हैं, पैसा भी है, बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन स्टिल वो खुश नहीं है। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ है जो आदमी के पास खुद ही होती है, कोई उसे देख लेता है, कोई उसे नहीं देखता। और मेडिकल टर्म में मैं आपको बताऊं कि कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो बहुत परेशान होते हैं और हफ्ते भर में ऐसे ठीक हो जाते हैं जैसे कोई चमत्कार हो गया। और कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो बहुत मामूली से परेशान होते हैं, वो कभी ठीक ही नहीं होते, उनको कितना भी दवाई दे दो। तो ये भी पर्सन स्पेसिफिक ही है। What is the biggest mistake people make while chasing happiness? They chase happiness outside. तो बाहरी चीज़ों में हैप्पीनेस देखते हैं, जबकि ये बहुत टेस्टेड और इंडियन सिनेरियो में तो ये बहुत रिसर्च्ड फैक्ट है कि हैप्पीनेस जो होती है वो आपके अंदर होती है, बाहर नहीं होती। करंट जनरेशन, जिसे हम कॉमन भाषा में जेन ज़ी बोलते हैं, they are more stressed than our earlier generations, or it's vice versa? They are more stressed. They are more stressed. They are more stressed. They are more distracted. है ना? It is because of the fact कि हमारी सोसाइटी चेंज हो गई है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है। पुराने ज़माने में हम नहीं देखते थे किसके पास कार है, किसी घर में एसी है, किसी घर में मोबाइल है। हम बस बाहर जब लाइट चली जाती थी तो बाहर घूम करके बड़े खुश होते थे। बट आजकल के बच्चे ये सारी चीज़ें देखते हैं जो आज हम अब नहीं देखते, वो आज के बच्चे उस लेवल पे भी देख रहे हैं। दैट इज द मेन कॉज, कंपैरिजन। क्या अनहेल्दी रिलेशनशिप्स जो हैं, दे आर रीजंस फॉर मेंटल इलनेस? यस, अनहेल्दी रिलेशनशिप। देखो, कोई भी रिलेशनशिप जो आपको खुशी नहीं दे रहा है, कोई भी रिलेशनशिप
जहाँ पे आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो वो दोनों के लिए नुकसानदायक है, दोनों पर्सन के लिए नुकसानदायक है। अगर वो खत्म होने वाला है तो उसको खत्म कर देना चाहिए, और अगर खत्म नहीं होने वाला है तो फिर हमको बाउंड्री सेट कर देनी चाहिए। जैसे माँ बाप और बच्चों का संबंध होता है, उसमें हमें बाउंड्री सेट कर देनी चाहिए, चाहे बच्चे में प्रॉब्लम हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का होता है तो अगर सेपरेट होने वाला है तो सेपरेट होइए, अदरवाइज बाउंड्री। अगर आपको एक लाइन की मेंटल हेल्थ एडवाइस देनी हो वर्ल्ड सोसाइटी को, क्या दोगे? मेंटल हेल्थ के लिए एडवाइस, देखो, अपनी एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक रखें। सबसे पहली बात तो है अपनी एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक रखें, और अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बहुत बढ़ावा दें। उसके लिए क्या है, बहुत अच्छी तरीके की नींद लें, है ना, 40-50 मिनट का नियमित व्यायाम करें, और शुगर से दूर रहें। सिर्फ ये 4 काम भी कर लिए तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। कहते हैं आप अगर आप बिजी रहते हो ना, तो आप, ये कोई अच्छी बात नहीं है, इसमें आप कई बार अपनों से दूर भागने के लिए बिजी रहते हो। ठीक है, क्या ये एक्चुअली में होता है ऐसा? नहीं। कितना भागोगे, किससे भागोगे? अगर आप खुद से प्यार करते हो तो फिर आपको अपने आप को बिजी रखने की उल्टी सीधी चीजों में जरूरत ही नहीं है। लोग वही भागते हैं जो खुद से प्यार नहीं करते। खुद से प्यार करेंगे तो भागने की जरूरत ही नहीं है। लोग बोलते हैं कि मैं व्यस्त रहता हूँ तो ठीक रहता हूँ, और खाली होता हूँ तो मेरे दिमाग में उल्टी सीधी चीजें आने लगती हैं। क्यों? क्योंकि आपने दिमाग को दोस्त नहीं बनाया। दोस्त बनाते तो आप उससे बैठ के बातें करते, अपने आप को समझते। आपको क्या लगता है मोबाइल एडिक्शन जो है वो भी एक मेंटल इलनेस है? मेंटल इलनेस है, ह्यूज डिस्ट्रैक्शन, आपके माइंड को चलने ही नहीं देता, आपको सोचने समझने ही नहीं देता। आप खुद एक बार इसको डिजिटल डिटॉक्स बोलते हैं। आप हफ्ते भर के, मैं तो चाहता हूँ कि मुझे कोई ऐसा समय मिले जहाँ मुझे 10 दिन के लिए मोबाइल देखना ही ना पड़े, कोई कॉल ना। सी इट्स एन आयरनी, तभी पॉसिबल है जहाँ पे वो ही नहीं आएगा। हाँ। तो जब ये डिजिटल चीज़ें नहीं होती तो आपको सोचने का मौका मिलता है, आपका ब्रेन आपको समझने की कोशिश करता है। अभी तो क्या है, हम उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल रहे हैं, 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 तो यहाँ सब उल्टा सीधा ही चलता है, सब कचरा ही चलता है। आजकल जब हम कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए, हम सोचते चलो रिलैक्स होके आएंगे। हाँ। जब हम बुकिंग करवाते हैं ना, सबसे पहले देखते हैं वहाँ पे वाईफाई है या नहीं, तो वहाँ पे भी सेम, तो वहाँ पे वही रहेगा। सेम है। मैं हमेशा बोलता हूँ, लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इसको ना 4 जगह घुमा लाते हैं तो इसका मन ठीक हो जाएगा, या कोई लेडी है तो इसको इसके मायके भेज देते हैं, हाँ 10-15 दिन रहेगी तो ठीक हो जाएगी। मेरा कहना यह है कि दिमाग तो यही रहेगा, दिमाग तो यही रहेगा, कैसे चेंज हो जाएगा? और अगर दिमाग चेंज हो जाएगा तो फिर यहाँ रखो या वहां रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा है। आपने वैसे बोला, मैं दोबारा से वही सवाल पूछ रहा हूँ कि हैप्पीनेस जो होती है, इज इट अ टेम्परेरी फिनोमिना या अपने आप पे डिपेंड करता है? ये तो आर्ट है। हैप्पीनेस इज अ चॉइस, जैसे हैप्पीनेस इज अ चॉइस, है ना। टेम्परेरी, अगर अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करोगे, उनमें से खुशी ढूंढने की कोशिश करोगे तो खुश रहोगे, तो वो परमानेंट फिनोमिना हो जाएगा। अगर आप कहते हो कि जी मेरे को एक कार मिल जाए मैं खुश हो जाऊंगा, तो वो कार मिल जाएगी, खुश हो रहोगे, लेकिन वो खुशी लंबे समय के लिए नहीं रहती। सो अगर आपने खुश रहने वाली आर्ट सीख ली, देन इट बिकम ए परमानेंट फिनोमिना, ठीक है। और एक्चुअली हैप्पीनेस हो गया, प्यार हो गया, जो रियल प्रेम होता है, ये कभी कम या तो ये होते हैं या तो ये नहीं होते, और अगर ये होते हैं तो फिर ये बढ़ते ही रहते हैं, ये कभी कम नहीं होते। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं रियल हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ, मैं डिसऑर्डर की बात नहीं कर रहा कि अगर मान लीजिए कोई बहुत खुश है, सब तरह से ठीक है, बीमारी उसको भी हो सकती है, डिप्रेशन उसको भी हो सकता है, बट अगर किसी ने हैप्पीनेस वाली आर्ट सीख ली, उसने वो तरीका सीख लिया, तो फिर छोटे मोटी चीज़ें उसको परेशान नहीं करती। आप डॉक्टर हो, आपने इतनी बातें हमसे की, तो मैं ये मानता हूँ कि आपको सब कुछ पता है, थोड़ा थोड़ा, हाँ नहीं बहुत पता है, सोसाइटी से, जो नॉर्मल सोसाइटी से बहुत ज़्यादा पता है। तो आपको क्या लगता है, आप ये सब कुछ अपने ऊपर कितना इम्प्लीमेंट करते हैं? मैंने बहुत इम्प्लीमेंट किया है। मैं बहुत पेशेंट आपसे लेता कम है, देता आपको ज़्यादा है। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हम पेशेंट्स के इश्यूज से, पेशेंट्स के तरीके से, कि वो किस तरीके से अपने इश्यूज से डील करते हैं, हम उनसे सीखते ज़्यादा हैं।
और हम उन्हीं से लिया हुआ ज्ञान हम दूसरे मरीजों को देते हैं। तो मैंने अपने स्वभाव में, अपने तौर तरीके में, अपने जीवन के उसमें बहुत बदलाव किए हैं और मैं उस सारी चीज़ का क्रेडिट मरीजों को ही देता हूँ। उन्होंने ही मुझे सिखाया। कई बार ऐसा भी बोला जाता है डॉक्टर साहब कि जब आप जिस तरह के पेशेंट्स के बीच में रहते हो तो आपका मेंटल मेकअप ऐसा हो जाता है। जैसे हमारी सोसाइटी में कुछ मूवीज भी ऐसी आई कि आप किसी मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो और आप उसके साथ साथ खुद मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। ये कितना ठीक है? देखो, ये आपको ना बाउंड्री सेटिंग करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है और आप उसको हरगिज कोशिश ठीक करने की कर रहे हो, क्या कर पाओगे? आप क्या कर सकते हो? उसकी सेवा कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये माइंडसेट रखोगे कि नहीं मुझे इसे ठीक करना है, नहीं मुझे इसे ठीक करना है, तो फिर आप बर्डन लोगे। आप बर्डन लोगे तो आप परेशान हो जाओगे। सो मी एज ए साइकियाट्रिस्ट, मेरा काम क्या है? मरीज की परेशानी को समझना, उसको दवाई लिखना। उसका ठीक होना ना होना वो उसका प्रेरोगेटिव है, वो उसका नसीब है। अगर मैं उसे पकड़ के बैठ जाऊं कि ये क्यों ठीक नहीं हो रहा, मेरी पढ़ाई में कमी है, मेरी नॉलेज में कमी है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो आई एंड अप हैविंग डिप्रेशन। ठीक है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स में, या जो भी प्रोफेशनल है, चाहे वो सीए हो, चाहे वो लॉयर हो, जब वो अपने प्रोफेशन को पर्सनलाइज कर लेते हैं, मतलब अपने प्रोफेशन को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं। और आपने एक बाउंड्री सेट कर ली, अपनी बाउंड्री सेट कर ली कि भाई दिस इज माय एरिया, ये मेरा दायरा है, मेरे से जो बन पड़ता था मेरे ज्ञान के अकॉर्डिंग वो मैंने लिख दिया। अब तुम ठीक नहीं हुए वो तुम्हारा नसीब है, तुम ठीक जल्दी हो गए वो तुम्हारा नसीब है। जैसे मैं मरीज से क्रेडिट भी नहीं लेता, सच्ची में क्रेडिट नहीं लेता। मरीज बोलता है आप तो भगवान हो, तो नहीं, तुमने मेहनत करी, तुमने दवाई ली, तुमने पैसा खर्च किया, तुम ठीक हो। मेरा क्रेडिट बस इतना है कि तुम समय पे आ गए और मेरे दिमाग ने वो दवाई ऐसे डिसाइड कर दी कि आपको वो सूट करे। मेरा बस क्रेडिट इतना है। बस मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है कि अगर इस समय कोई व्यक्ति चुपचाप अंदर अंदर संघर्ष कर रहा है अपने मन से, अपनी प्रॉब्लम से, डर, शर्म, झिझक की वजह से मदद नहीं ले पा रहा, तो आप उसे एक संदेश दो कि वो कैसे, एक संदेश दो ताकि वो आपके सामने आने की हिम्मत करे। मैं बस ऐसे लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि आपकी जो परेशानी है वो 100% ठीक होने वाली है। बस ज़रूरत है आपको उस चीज़ को डिस्कस करने की। अगर आपको आने में प्रॉब्लम है, आपको फिजिकली आने में प्रॉब्लम है, तो आज का लीगल सिस्टम आपको ये मौका देता है कि आप एनोनिमसली भी ऑनलाइन कंसल्टेशन के माध्यम से डिस्कस कर सकते हो। और आप सरकार ने भी 24/7 सर्विसेज स्टार्ट की हुई हैं, जैसे टेलीमानस है, किरण सर्विसेज हैं, जिन पे आप 24/7 कॉल करके अपने इश्यूज़ को डिस्कस कर सकते हैं। बट इसमें कोई शेम और कोई शर्म वाली बात नहीं है, बिकॉज ये इश्यूज़ हैं, ये किसी के साथ भी हो सकते हैं। बड़े लोग तो इसका ट्रीटमेंट बड़ा आसानी से ले रहे हैं, तो जब बड़े लोग हमारे ट्रीटमेंट को ले सकते हैं तो आप जैसे लोग क्यों ना लें। वाकई आज की चर्चा से एक बात तो साफ है कि मेंटल इलनेस से लड़ना मुमकिन है, बस ज़रूरत है सही समय पर सही सलाह और अपनों के साथ की, जैसा आपने बोला। डॉक्टर सचिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। आपने अपना कीमती समय निकाला और इतने सरल शब्दों में हमसे बात की और सभी मुद्दों को समझाया। दोस्तों, अगर आप और आपका कोई जानने वाला इस वक्त किसी मुश्किल के दौर में है मेंटल इलनेस के पर्सपेक्टिव में, तो याद रखिए आप अकेले नहीं हैं। मदद मांगना कमजोरी नहीं होता, बहादुरी की निशानी है। जैसे डॉक्टर सचिन ने बोला कि सुसाइड इज ए क्राई फॉर हेल्प। आप आगे आओ, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, उम्मीद की एक किरण हमेशा रहती है। कभी भी देयर इज नेवर एन एंड, हमेशा देयर इज ऑलवेज ए होप। आज के इस एपिसोड में हम बस इतना ही बात करेंगे। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको आज की बातचीत कैसी लगी, और आपके मन में कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट्स के माध्यम से डॉक्टर सचिन से पूछ सकते हैं। डॉक्टर सचिन मंगला के क्लिनिक का कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हमारे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, शेयर किया है हमने।
और हाँ, एंड में आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसी ज़रूरी बातें आप तक पहुंचाते रहें। थैंक यू। थैंक यू सर।